हमारी मेंस की आंसर राइटिंग की फर्स्ट क्लास शुरू हो रही है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि ये क्लास हमने डिज़ाइन की क्यों है ना। जैसे कि ये आप लोगों को आई थिंक आ चुका होगा आप लोगों के पास में। बेसिकली देखो, अगर आप मेंस देते हो, मेंस देने में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्ज़ाम के पहले आपके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, कंसाइज नोट्स होने चाहिए कि आप अगर लिख रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हैं, तो आपके पास सब चीज़ों का कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए कि आप उसे फटाफट बस पन्ने पलटाएं और आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। और तीसरी चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है, आपकी सिनॉप्सिस मेकिंग, है ना। जब ये तीनों चीज़ें आपकी परफेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। आज का टाइम सोशल मीडिया का है, तो आप सब रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जो भी सिलेक्ट होते हैं उनकी स्ट्रेटजीज हम देखते हैं। होता है, आपने सबका एक कॉमन बात सुना होगा कि आपके नोट्स कंप्लीट होना चाहिए और आपके सिनॉप्सिस रेडी होना चाहिए। मेंस कितने लोगों ने दिया है इसमें से? अभी नहीं दिया है ना। तो देखिए, जब मेंस का हमें ये तो पता है कि एग्ज़ाम 6 दिन कंटिन्यू होता है। जब 6 दिन एग्ज़ाम कंटिन्यू होता है तो आप ये सोचो, आप लोग जैसे कोचिंग में टेस्ट देते हैं तो क्या होता है, मान के चलो अगर कल संडे को टेस्ट रखते हैं हम, कभी ऐसा होता है ना संडे को टेस्ट है और हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कब, मंडे को, कि आपका संडे को टेस्ट होना है हमारे पास में, और उसमें 1 या 2 यूनिट ही आती है। एक सप्ताह के टाइम में भी क्या हम पूरा कर पाते हैं? नहीं हो पाता है ना। उसमें भी हम कितने प्रेशर में रहते हैं, अरे यार ये छूट गया, ये छूट गया। तो अब आप अपने आप को यहाँ से उठा के वहाँ लेके जाओ कि आपने प्रीलिम्स लिखा, आपका प्रीलिम्स हो गया, अब आप मेंस के एग्ज़ाम्स देने वाले हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन लाइक दैट, ऐसा सोचोगे तभी कर पाओगे। अब आप सोचो कि आपने अभी एग्ज़ाम दिया, आपका बहुत अच्छा स्कोर आया है और अब आपको 9 जून को एग्ज़ाम है ना, 9 जून को एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे है कि आप मेंस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो? नहीं। सो हमारे लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आंसर राइटिंग, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, टॉपिक्स को आंसर, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। जहाँ ऐसा लगा कोई कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाना है, उसको फिर डिटेल में ले लेंगे। सो मेंस की आंसर राइटिंग के पहले होता क्या है वो समझ लें एक बार, अगर पता है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैंने रखा है। देखिए, हम सबको पता है कि जितने भी पेपर्स हैं सबके पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी है। कहाँ तक के हैं? 4th पेपर तक के हैं, करेक्ट। 5th पेपर हिंदी और व्याकरण का होता है, और 6th पेपर जो है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन, 2 चीज़ें इसमें हमको करनी होती है। आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि बाकी पेपर्स तो ये सब क्या है, 1.5 घंटे के रहते हैं। पार्ट ए आपको 1.5 आवर में कंप्लीट करना होता है, पार्ट बी 1.5 आवर में। इसलिए हमने क्या किया है, मेंस की आंसर राइटिंग का जो डिज़ाइन किया है ना, आपकी क्लासेस कब से रखी गई है, 10 से 1 बजे का टाइम मेंशन किया है कि 10 से लेकर 11:30 तक एक क्लास होगी, 1.5 घंटा, और करेक्ट 11:30 से लेकर के 1 बजे तक की एक क्लास होगी। सो आपका माइंड, आपके हाथ एक ट्यून हो जाएंगे कि हमको इतने बजे लिखना ही है। आपका थॉट्स ऐसे चलने शुरू हो जाएंगे, होता है ना ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक के तो ठीक है, सारी चीज़ें सेम है। फिर हम 4th पेपर में आते हैं। 4th पेपर में जब अब सिलेबस चेंज हुआ है, लास्ट ईयर ही हुआ है ना, उसमें उन्होंने क्या किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो पुराने सिलेबस में दूसरे पार्ट्स में थी या दूसरे पेपर्स में थी, वो उठा के उन्होंने यहाँ रख दी है और कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की है। अब ये पेपर पहले से ज़्यादा स्कोरिंग हो गया है। द रीज़न, हमारे पास ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिसमें कि हमारे पास में लिखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आ जाइए। तो अब देखिए, जैसे पहला, हिंदी मीडियम वाले कितने, इंग्लिश मीडियम वाले, आप 2 हिंदी और आप तीनों इंग्लिश वाले, आपका इंग्लिश, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लगे जहाँ पे लैंग्वेज इश्यू, तो वहाँ बताते जाना। तो पहला है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी, मतलब फिलोसफी, साइकोलॉजी, पवेट और केस स्टडी। इसमें इन्होंने क्या किया है, 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट
के बेसिस पे 5वीं यूनिट में उन्होंने केस स्टडी रखा है ना? किसी ने केस स्टडी सॉल्व किया है? नहीं किया है? कभी कहीं पे? एनी आइडिया कैसे लिखा जाता है? एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है, वो अभी हम समझेंगे। ऐसे ही सेम पार्ट बी है, ठीक है। इसमें क्या है? उद्यमिता मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप। आज की डेट में हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। उसके बाद है प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। तीसरा है व्यक्तित्व विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी पर्सनालिटी का। जब तक कि आप अपने आप को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सामने वाला आपके बारे में जजमेंटल रहेगा। इसलिए इसको एथिक्स में जोड़ा गया है कि आप देखो, पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि एक तो होता है कि आपका रहने, उठने, बैठने, कपड़े पहनने, बोलने का तरीका। एक आता है आपका इंटरनल, आपके सोचने का तरीका कैसा है। आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है, आप उसको बोलोगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अब मान के चलो एग्ज़ाम को कितने दिन बचे, 15 दिन बचे। आपके पास दो तरह के दोस्त हैं। एक दोस्त के पास आप जाओगे, बोलोगे यार एग्ज़ाम के 15 डेज बचे हैं, पास में आ गई एग्ज़ाम। आपने नॉर्मल एक सेंटेंस बोला, क्या बोला आपने? एग्ज़ाम को 15 दिन बचे, पास में आ गई एग्ज़ाम। करेक्ट, ये न्यूट्रल सेंटेंस है, जिसमें कि आपका एक दोस्त क्या रिप्लाई देगा? बहुत सारा बचा है सिलेबस। सबका ही बचता है, होता है ना, कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारा सिलेबस बचा है, नहीं हो सकता इस बार, ठीक है। उसने पहली ठान के बैठा है कि मेरा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 15 दिन बचे, 15 दिन में मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा आपका दोस्त है जो कि कहीं जॉब में है, वर्किंग है, और आप उससे मिले, आपने जाके कहा कि 15 दिन बचे एग्ज़ाम के, एग्ज़ाम पास में है। सेम सेंटेंस आपने बोला, आप न्यूट्रल हैं, आप मध्यम मार्गी हैं, ठीक है। तो वो क्या कहेगा? अरे यार मेरे तो जॉब की वजह से पढ़ना नहीं हो पाया, लेकिन 15 दिन बहुत है यार, निपटा लेंगे, करना क्या है। 10th यूनिट की बुक है पतली वाली, उसको पलटाना है, ट्राइब्स उससे हो जाएंगे। 9th यूनिट में टेंशन है नहीं, 9th यूनिट के कुछ क्वेश्चन तो बनते नहीं और कुछ तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। जीके तो हम पढ़ ही रहे हैं, रोज़ पेपर पढ़ रहे, तो हमारा जीके अच्छा है, बस स्पीडी पकड़ के रिपीट करना है सारी चीज़ें। अब क्या बचा? साइंस एंड टेक, तो ठीक है, वो पतली वाली या घटना चक्र के क्वेश्चंस लगा लेंगे, सिलेक्टेड टॉपिक्स के वो हो जाएगा। और एमपी तो वैसे भी देखो सब पढ़ते ही थोड़ा बहुत, एमपी के लिए परीक्षा धाम उठा के पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब उसने क्या कर दिया? उसने तुम्हारे दिमाग का टेंशन आधा कर दिया। भले ही वो खुद पूरा पढ़ पाए ना पढ़ पाए, लेकिन उसके अंदर क्या है? एक ऑप्टिमिस्ट अप्रोच है। तो बेसिकली यहाँ पे यही सारी चीज़ें पढ़नी है कि कैसे एक पर्सनालिटी पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है, आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं। अब उसकी वजह से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि जैसे आजकल हो रहा है ना, ड्रग एडिक्शन और फूड एडल्ट्रेशन के बहुत सारे मामले आते हैं कि जैसे ही त्यौहार आते हैं तो क्या होता है, अब होली आने वाली, बहुत खोआ पकड़ाने वाला है ना, ये सारे मामले जो होते हैं, ये सारे टॉपिक्स मुद्दे इसमें दिए हुए हैं इसी के बाद वाले टॉपिक में। तो और अब इसी से रिलेटेड अगर केस स्टडी आ जाए कि आप कहीं पे आप कहीं के डिप्टी कमिश्नर हैं या हाँ डिप्टी कमिश्नर हैं, और उसके बाद में आपके एरिया में जो है कि मुरैना के आप हैं और बहुत ज़्यादा नकली खोआ और पनीर पकड़ाया है, तो आप इस सिचुएशन में, और जो पकड़ाया है वो आपका कोई मित्र है, तो उससे रिलेटेड 4 सवाल दे देगा कि आप उसको डील कैसे करेंगे। पहला कि आप इस पे क्या कार्रवाई करेंगे, दूसरा कि आप यहाँ पर अपने संबंधों को ताक पे रखेंगे, तो वो भी नेगेटिव है कि भाई आप इतने बड़े हो गए कि आपने उसकी, वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी वजह से आप बने। एक सिचुएशन वो ऐसी फंसाने वाली देते हैं, है ना, कि अब आप वो होता है ना, निगल सको ना उगल सको वाली सिचुएशन। हाँ, कि मान के चलो कि वो अच्छा पैसे वाला था, हमारे पास पैसे नहीं थे और उन्होंने मदद की, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया और वो अपना बिजनेस कर रहा था, लेकिन वही पकड़ में आ गया। अब आप उस पर कार्रवाई कैसे करोगे? तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें हम केस स्टडी में देखेंगे, है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ, अब आपके पास स्कोप क्या है। पहले कितने नंबर का होता था एथिक्स का पेपर? पुराना कितने नंबर का होता था 23 के पहले? कोई आइडिया नहीं, पता करके आना भाई।
ठीक है, चलो वो छोड़ो पुराना, अभी ये समझो ये 300 नंबर का हो गया है, ठीक है, पहले 200 मार्क्स का होता था। आपके पास 300 मार्क्स मतलब 100 नंबर यहाँ बढ़ गए हैं, और इसमें लिखने को बहुत कुछ चीज़ें होती है। आप करेंट के एग्जांपल्स डाल सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आपने कोई अच्छी चीज़ पढ़ी वो आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं, तो इसमें हम करेंट को यूज़ करेंगे। और 3 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे के 2 पेपर रहेंगे। केस स्टडी में अच्छे खासे नंबर खींचे जाते हैं। इसके बाद आता है पेपर 5th, वो आपको पता ही है, हिंदी और व्याकरण है, जिसको बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है, इसको लाइट लेना नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है, वीक में अब आपकी सैटरडे को हिंदी की क्लास रहेगी, वो क्लास किसी को मिस नहीं करनी है। उसमें जैसे प्रशासनिक शब्दावली जो रहती है, जनरली इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत जाती है ना, तो हम अगर आप ये सोचो कि अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, करेक्ट, और अभी से आपकी हिंदी की पूरी तैयारी है, सबसे ज़्यादा मेंस में फंसते हैं प्रशासनिक शब्दावली में, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग में, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश में, मतलब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे कि आप जाके फंस जाते हो, या फिर वो पर्यायवाची शब्द रहते हैं, समानार्थी शब्द रहते हैं। तो अगर हम अभी से प्रैक्टिस करते चलेंगे, अभी से रस के एग्जाम्पल्स हमने याद कर लिया और जो भी चीज़ें उसमें हैं, तो आप ये सोचो कि आप आधी जंग तो अभी जीत चुके हो, फिर आपको खाली रिवाइज़ करना होगा। और अभी से आपके नोट्स आप बना के रखेंगे, आप उसके छोटे छोटे सिनॉप्सिस बना के रखो। सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं वो भी हम इन क्लासेस में कवर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक्स होंगे आपको सिनॉप्सिस बनाते जाना है। इसके बाद में लास्ट जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, ऐसे राइटिंग, करेक्ट। अब मुझे बताओ अभी तक के कितने ऐसे की प्रैक्टिस की है कोई टॉपिक पे? हाँ, स्टार्टिंग में किया है, ओके। और आपका मीडियम क्या है बेटा? इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। और बाकी किसी ने प्रैक्टिस किया है स्टार्टिंग में? और अपने लेवल पे आप लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं? संडे वनडे को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, करते हैं आंसर राइटिंग, ओके। तो देखिए, ऐसे अगर आपको अच्छा करना है तो उसके क्या तरीका है? ठीक है, ठीक है, हाँ, माइंड मैपिंग, ठीक है। और हिंदी में लिखना है ऐसे, ये तो पता है ना, ऐसे आएगा हिंदी में। आप हैं इंग्लिश मीडियम के, तो आपको एक चीज़ ये याद रखना है, हिंदी मीडियम वालों के साथ ये बोनस पेपर है, ये जो लास्ट के 2 पेपर है ये बोनस पेपर है, बट इंग्लिश मीडियम वाले को इसमें एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। एफर्ट्स ऐसे रहते हैं कि थोड़ा सा याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है चीज़ें, ये रहता है। आपका 2 काम करिए, पहला ये हो जाएगा, हिंदी का जो पेपर आता है दैनिक भास्कर, और एक आता है जागरण, दैनिक जागरण, है ना, ये दोनों हिंदी वाले पेपर है। दैनिक जागरण आता है दिल्ली से, दिल्ली में पब्लिश होता है, उसकी हिंदी पढ़ के देखिएगा। कोई भी बुक यहाँ पे सामने जो बुक डिपो वगैरह उन लोग रखते हैं, आप वो मतलब एक दिन लेट आता है क्योंकि दिल्ली वाला पेपर है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको उसका सिर्फ क्या पढ़ना है, एडिटोरियल्स, संपादकीय उसका जो आता है, अभिव्यक्ति करके आता है कॉलम। तो एक तो आप दैनिक भास्कर का पढ़िए, क्योंकि आप किसके एस्पिरेंट्स हैं, MPPSC के हैं, तो आपका डेडिकेटेडली जो कंपटीशन है, जो आपके साथ कंपटीशन में खड़े हैं, वो सारे वो हैं जो कि तैयारी में लग चुके हैं, है ना। तो हम किसी भी कीमत में अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ये मेंस है या नहीं भी है, तो अगला तो मेंस है ना, और अगला मेंस में कितना टाइम बचेगा? कुछ 8 महीने ले लो, 8 महीने, 10 महीने, 10 महीने ले लो, है ना। क्योंकि जब प्रीलिम आएगा तो उसके 2 महीने पहले आप मेंस पढ़ना छोड़ चुके होंगे। प्रीलिम्स के बाद में 8, 10, 15 दिन तो कयास में ही लग जाएंगे, अंदर है बाहर है, अंदर है बाहर है, टोटलिंग में मतलब 8-10 दिन खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी मेंस की पहले से रहेगी तो आपका क्या रहेगा, पहली बात तो प्रीलिम्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रीलिम्स में स्कोर डेफिनेटली अच्छा होगा, और उसके बाद आप सीधे आंसर राइटिंग में लग जाएंगे। फिर आपको ना नोट्स बनाना है, ना ही कोई चीज़ें सिनॉप्सिस बनानी है। आपकी सिनॉप्सिस तैयार है, आपके नोट्स तैयार हैं, तो आपको बस कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ उठानी है और बस पेपर सॉल्व करते जाने, टाइमर लगा के बैठो यहाँ पे और यहीं पे बैठ के करो,
ठीक है। तो ऐसे अगर सुधारना है, ऐसे में चाहते हो कि अच्छा ऐसे लिखो, अच्छा स्कोर करो, तो दो न्यूज़पेपर में हमेशा सबको बोलती हूँ, एक हो गया आपका दैनिक भास्कर और दूसरा क्या हो गया, दैनिक जागरण। ठीक है, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर दोनों का संपादकीय जरूर पढ़िए, एडिटोरियल जो रहता है। और दैनिक भास्कर तो खैर वो पेपर सबके पास रहता है, तो उसका डेली का न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हो। उसमें जैसे एमपी की बहुत सारी चीज़ें आती हैं दैनिक भास्कर में कि किसी पर्टिकुलर ट्राइब से रिलेटेड आती है। और बिकॉज आप भोपाल में रहते हो, आपके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहती है, चाहे ट्राइबल म्यूज़ियम हो, चाहे राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूज़ियम हो, या फिर मानव संग्रहालय हो। तो वहाँ की एक्टिविटीज़ देते हैं ना उन लोग की, पर्टिकुलर ये ट्राइब का ये डांस का परफॉर्मेंस है, या बुंदेलखंडी इस नृत्य का परफॉर्मेंस हुआ। तो उसमें क्या हो रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं हमको उसमें फ़ोटो भी दिख रही है, हमको ये भी पता चल रहा है, उसमें ये भी आता है कि ये वाला वाद्य यंत्र इस्तेमाल किया गया, इसमें ऐसी थाप थी, इसके मेन सिंगर्स ये थे। करेक्ट। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप पेपर पढ़ते हो ना, तो उसमें ये चीज़ें ध्यान रखो। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते जाओगे तो जितने ट्राइब्स के कन्फ्यूज़न हैं, जितने डांसेस की कन्फ्यूज़न है, सबसे ज़्यादा होता है कि निमाड़ का कौन सा है खंड और मालवा का कौन सा, बुंदेलखंड का कौन सा, एक जनरली थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है कि इसका नाटक कौन सा, इसका नाटक कौन सा, इसका गीत कौन सा है। तो आप अगर न्यूज़पेपर की हैबिट है पढ़ने की, तो उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ईजीली क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेसिक सिलेबस के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दिया। अब इसके बाद बात आती है नंबर्स की। सारा खेल नंबर का है। मेंस के जो नंबर लाओगे, बिल्कुल सीधी बात है, प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसमें आपने 90 क्वेश्चन सही किए हो, 80 सही किए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जितना कट ऑफ है उससे 2 नंबर ज़्यादा रहना चाहिए। इसलिए हम क्या लेके चलते हैं कि भैया 80 नंबर सही, 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है तो हम प्रीलिम्स में इन है। जिनके भी 80 प्लस सही होते हैं वो जनरली क्या मान के चलते हैं कि इतना सही है, लग जाओ तैयारी में मेंस की। तो सिर्फ वो दिमाग को एश्योर करने के लिए, और आपको अपने एग्ज़ाम में कहीं पे भी कोई ऐसे एक स्ट्रेस क्रिएट ना हो, इसलिए प्रीलिम्स में 80 नंबर 80 क्वेश्चन सही कर लो, बस इतना ही हमको करना है। और वो भी जब प्रीलिम्स का टाइम रहेगा, जब हम उसकी तैयारी करेंगे तब मैं बताऊँगी उसको किया कैसे जाता है। कोई भी चीज़ हम स्मार्टली करेंगे सब चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेंस के स्कोर्स पे। आई थिंक ये सब आपको पता है, सबको क्लियर है ये। तो फिर भी एक बार, जैसे पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ना, इनका क्या है, इनमें जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो टोटल रहेंगे 15 क्वेश्चंस। मतलब पर यूनिट से कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। 5 यूनिट से एक पार्ट में, है ना, ये एक पार्ट की बात हो रही है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, हर पार्ट में जो है पार्ट ए पार्ट बी होता है। तो एक पार्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर में 3, 1 यूनिट से 3 क्वेश्चन, 5 यूनिट के हो गए 15। फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर जो कितने मार्क्स के होते हैं, ये 2 मार्क्स का कर दिया है। ये ऐसे 10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल कितने हो गए 10, और ये रहेंगे 7 नंबर के। और लॉन्ग आंसर कितने हैं, पर यूनिट से एक एक क्वेश्चंस। तो ये हो गए आपके 10 नंबर के। ठीक है, अब इसमें समझो, आप इस चीज़ को ऐसे लो, मैं क्लास में हूँ, लगा रही है आपको। एक यूनिट से हमको बेसिकली कितने क्वेश्चंस डील करने हैं, 3 शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर है, 2 लॉन्ग आंसर है, और एक क्या है, हाँ लॉन्ग आंसर, ये वो है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। अब जब आप एक टॉपिक हम उठाएंगे, है ना, टॉपिक में डिवाइड है, तो हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो निकाल ही सकते हैं ना कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं और नेक्स्ट ईयर में क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। करेक्ट, किसी ने ऐसे बाइफरकेट करके देखा है, कैसे किया है आप लोगों ने, आप बताइए। करेक्ट,
बेसिकली क्या होता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस का एक पैटर्न है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा कि अगर आपने एंशियंट उठाया है तो एंशियंट में आपने यूजुअली देखा होगा, जैसे कि हम पुराने क्वेश्चंस भी देखते हैं ना, क्या होता है उसमें, या तो कोई टर्मिनोलॉजी पूछेगा, या कोई मंदिर का नाम, कोई राजा का नाम, या कोई मोन्यूमेंट है बहुत फेमस सा उसके बारे में पूछेगा, कोई डेट दे देगा, कोई वॉर हुआ है, लड़ाई हुई है उसके बारे में पूछेगा, है ना, यही होता है। मतलब बेसिकली अगर आप 2 मार्कर में जा रहे हो तो ये पैटर्न है। ऐसी ज्योग्राफी में क्या हो जाता है, ज्योग्राफी में पूरी टर्मिनोलॉजी चलती है, किसमें, 2 मार्कर्स में। अगर एमपी का ज्योग्राफी उठा रहे तो क्या करेगा, कोई 3 थर्मल पावर के नाम दे दो, कोई 3 हाइड्रो पावर के नाम दे दो, मेन जंगल कौन कौन से हैं इसका परसेंटेज बता दो, मेन ट्राइब्स के कोई इनका कितना डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी जनसंख्या कितनी, कहाँ पे पाई जाती है, बेसिकली इस तरह के सवाल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम अभी आंसर राइटिंग की एक क्लास आपकी चलेगी ना, हम सारे पैरामीटर्स को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इथिक्स पे आते हैं, ठीक है। इथिक्स के पेपर में क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज है इसमें, पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। चतुर्थ प्रश्न पत्र के दोनों खंड अ और ब में केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड अ और ब में पूर्णांकों का वर्गीकरण निम्नानुसार है। इसमें दिया है उसने 4 तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। ये है वेरी शॉर्ट आंसर्स, जिसका नंबर कितना है, 16 है, और हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, 2 नंबर है। अधिकतम शब्द सीमा कितनी दी है, 20 वर्ड्स। 20 वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं, जब हम एक लाइन लिखते हैं तो उसमें 10 वर्ड्स आते हैं, और 2 लाइन लिखते हैं तो 20 वर्ड्स आते हैं। तो आपको अपने सारे, हमें ऐसे कई डेफिनेशंस और कई ऐसे टर्म्स तैयार करके रखने, हम एक पूरी लिस्टिंग करेंगे इसकी, जिसको कि हम सिर्फ 20 वर्ड में तैयार करके रखेंगे, ठीक है। हर टॉपिक से हम ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स निकालेंगे और उसकी हम अलग से एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में कहने का मतलब, अब ये बताइए 4 यूनिट से पूछेंगे, क्योंकि 5 यूनिट तो केस स्टडी है, मतलब 1 यूनिट से कितने आ रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर, 4 आ रहे हैं। 4 1 यूनिट से पूछ रहा है। उसके बाद में लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय कितने हो गए, मतलब शॉर्ट आंसर 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन मतलब हर यूनिट से कितने हो गए, 2 क्वेश्चंस हो गए, और कितने नंबर का है ये, 7 नंबर का है। इसकी वर्ड लिमिट है 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स मतलब कितना हो गया, कितना स्कोप है आपके पास लिखने का, 6 लाइन लिखने का। अब आपको अगर मान के चलिए, कौटिल्य पढ़ा होगा प्रीवियसली कभी, चलो कोई, हम कौटिल्य का एक है मंडल सिद्धांत, मंडल थ्योरी सुना होगा आप लोगों ने, अभी पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। उसका जो पूरा डायग्राम बनता है ना, उसके लिए भी 8 लाइन लगती है। अब मान के चलो वो क्वेश्चन हमको किस में आ गया, तो हम कैसे डील करेंगे, अब उसको लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, पता तो सब है ना, फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी आंसर की। कम शब्दों में हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है। 6 लाइन का स्कोप है, 60 वर्ड्स मतलब क्या हुआ, 6 से 7 लाइन, और ऐसे काउंट करोगे तो 9 लाइन आती है। तो आपको 9 लाइन में 60 वर्ड्स लिखना है। अब वो आपको कमाल, मतलब जादूगरी दिखाना है कि कैसे लिखोगे। तो मुझे ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता, मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग आज के डेट में ये लग रहा है, करेक्ट। मान के चलो मैं आपका ज्योग्राफी हो चुका है ना, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक ले लेते हैं, अल नीनो आ गया, आपको आता है कि अल नीनो का इंडियन सीजन पे क्या इम्पैक्ट हुआ या कैसे इम्पैक्ट डालता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट अल नीनो। आप आंसर सबसे पहले कैसे शुरू करोगे, आप पहले बताओगे अल नीनो क्या है ना, उसके बाद में कैसे वो इम्पैक्ट, क्या उसका प्रभाव है भारतीय मौसम के ऊपर में, वो एक्सप्लेन करोगे। 60 वर्ड्स में करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, है ना, बट ये टैलेंट हमको डेवलप करना पड़ेगा। और कैसे होगा, जितना लिखोगे उतना वो चैलेंज कम होता जाएगा और उतना हमारा स्किल डेवलप होते जाएगा। जब शुरुआत में हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारी कॉपी के कई पन्ने ख़राब होते हैं,
क्योंकि वो आंसर बढ़ा जा रहा है, फिर लिखा, फिर भी बढ़ा जा रहा है, फिर लिखा उसको अलग करके, ऐसा करते करते प्रैक्टिस करते करते तब हम कंसाइज आंसर पे आ पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आंसर राइटिंग को क्यों इतना फोकस किया जा रहा है। ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनका मेंस है उनके लिए भी, और जो नेक्स्ट ईयर भी अपीयर होंगे उनके लिए तो बहुत ही, मैं तो कहूँगी उनके लिए तो बेस्ट है कि आप पहली प्रैक्टिस करके बैठे हो, आओ तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, हम तो कर लेंगे, है ना। इसके बाद है वेरी लॉन्ग आंसर, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन होगा, ऐसा टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, 11 नंबर का है ये, ठीक है। क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, वेरी लॉन्ग आंसर बाकी 3 पेपर में कितने 10 नंबर के हैं, पर यहाँ कितने मार्क्स का है, ये डिफरेंस है, ठीक है। और लिमिट कितनी दिया है यहाँ पे 200 वर्ड। तो एक बात कह रही हूँ, ये 4 नंबर यहाँ बढ़ गए आपके, ये पार्ट ए है, पार्ट बी में 4 नंबर और हो गए, 8 नंबर एथिक्स के पेपर में एक्स्ट्रा हो गए। इधर भली उसने जैसे भी जो भी एडजस्ट किया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, एथिक्स का पेपर स्कोरिंग हो जाता है। एथिक्स में 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हमारे पास ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक इस मतलब ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये जो बढ़ गए हैं इससे, और इसके टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा एक बार समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स अच्छे आपको याद हो गए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक उदाहरण के लिए मैं बात कर रही हूँ, उद्यमिता एक टॉपिक है जो कि बहुत ही चर्चा का विषय है कि कैसे करें, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे करना है। होता है एक टेंशन वाला टॉपिक्स लगता है, जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा। एंटरप्रेन्योरशिप है ना, एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक में अगर आपने कुछ एग्जाम्पल्स याद करके रखें कि जैसे आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एंटरप्रेन्योर, आप उद्यमी से क्या समझते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योर्स, तो आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि उद्यमी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने उसमें एक लिस्ट याद करके रख ली कि 2024 के भारत के टॉप एंटरप्रेन्योर्स कौन है, गूगल में मिल जाती है लिस्ट, टॉप फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट हमने निकाल ली। तो हमने क्या किया, हमने 5 टॉप 5 मेल एंड टॉप 5 मतलब टॉप 5 ऐसे याद किए जिसमें मेल फीमेल कॉमन है, और टॉप 5 फीमेल्स के नाम याद कर लिए। अब वो एक बार हमने याद कर लिया, जिस साल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं सिर्फ उस लिस्ट को एक बार रिफ़्रेश कर लिया कि क्या कुछ चेंज आया है। होता है हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है, अगर चेंज हुआ है तो वो शफलिंग करने में दिक्कत नहीं होती, कोई नया नाम ऐड हुआ होगा या कोई ऊपर नीचे हो गया होगा। आपको हर आंसर में वही नाम लिखने हैं, आपको नया नाम नहीं डालना है। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे एक आता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, खतरा मोल लेने की क्षमता, ये एंटरप्रेन्योर में होती है। भाई जो बिजनेस करता है वो रिस्क लेके ही तो करता है ना, कि आपने एक सेटअप डाला, उसके बाद में कोई गारंटी कि आप जो सामने बिजनेस आपको कितना आएगा नहीं आएगा आपको कोई आइडिया नहीं है, बट आपने एक टेंटेटिव सोचा कि नहीं इस एरिया में, जैसे मान के चलो मैं ये एग्जांपल हर जगह कोट करती हूँ जहाँ भी मैं जब भी बच्चों से बात करती हूँ, कि मान के चलो ये अपने एमपी नगर में हम एक चाय का ठेला लगा लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने बीएमसी से मंजूरी ले ली, उसके लिए हमने यहाँ एमपी नगर उद्योग जो भी इनका होगा ऑर्गेनाइजेशन होगा या कोई संघ वंघ होगा उनसे हमने परमिशन ले लिया, जो भी उसकी प्रोसेस होती होगी हमने सारी प्रोसेस कर ली, हमने एक ठेला लगा लिया, ठीक है। उसमें खर्चा तो आएगा कि भाई ठेला भी आप ऐसा नहीं लगाओगे उसको बढ़िया स्टील का लगा दो, है ना, साफ़ सुथरा। एक बंदा आप रखोगे चाय देने के लिए, चाय हम खुद ही बना ले चलो, या चाय बनाने के लिए भी हमने एक रख लिया, और हमने क्या किया, हम कुर्सी लगा के बैठ गए, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पैसे हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक ठेले का खर्चा, परमिशन का खर्चा, और साथ में क्या हुआ, ठीक है, और जगह का भी आपको कुछ ना कुछ खर्चा देना पड़ेगा, और उनकी सैलरी दोनों लड़कों की, ठीक है। एमपी नगर में इतने ऑफिस हैं, इतनी दुकानें हैं, इतनी कोचिंग सेंटर्स हैं, इतने स्टूडेंट्स आते हैं, चाय तो हर कोई पीने आएगा। आप अपनी चाय की क्वालिटी को क्या कर दो, बेटर कर दो, ठीक है, कि बढ़िया अदरक वाली चाय मतलब अदरक वाली मिलनी चाहिए, और इलायची वाली तो इलायची वाली, ऐसे आपने 2-3 टाइप की चाय रख दी, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका एक डेली का गल्ला फिक्स हो जाएगा। ये एक हमने थॉट रखा,
ठीक है, यही होता है ना जब नया बिजनेस शुरू करते हैं। चाय हमने क्यों सोचा, क्योंकि एरिया ऐसा है यहाँ पे चाय बहुत बिकेगी, और जितने ऑफिस में हैं हमने कहा कि ठीक है थर्मस से एक बस वो लड़के को भिजवाना है चाय और डिस्पोजल कप लेके, वो जाके चाय पिला के आ जाएगा, ऊपर आके पिलाएगा। और हम उनसे बात कर लेंगे कि अगर बच्चों को चाय पीनी तो हम लाइब्रेरी में उनकी डेस्क तक के पहुंचाएंगे, आप हमको इतनी परमिशन दे दीजिए, वो शांति से आके डेस्क पे पहुंचा के देगा। होता है कहीं ऐसा, है ना? तो आप ये सोचो, इससे आप एक अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही सोच लो कि नहीं चला तो यहाँ तो इतने सारे हैं, कोई मेरी चाय क्यों पिएगा? मतलब रिस्क लेने के लिए भी क्या चाहिए, जिगर चाहिए, है ना? अगर आप पहले क्यों क्या किंतु परंतु में अटके रहोगे तो आप कभी कोई नया काम नहीं कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्या आपने रिस्क नहीं लिया अपने करियर के साथ में? करेक्ट, माइट भी पॉसिबल कि आप एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, बहुत अच्छा हो। मैं तो यही चाहूँगी सब एक अटेम्प्ट में जाओ भैया, बाय बाय, है ना, और बढ़िया यहाँ आओ और तुम्हारा हम बढ़िया सम्मान करें। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हो सकता है कि हम कुछ नंबर से अटक जाए, कभी प्रीलिम्स में अटक जाते, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू में जाके। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है। तो हमने तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखा है ना, तो आप भी अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर हैं, इसीलिए सिलेबस में डाला गया है एंटरप्रेन्योरशिप कि पीएससी करने वाला रिस्क लेना जानता है। तो अगर इन केस कोई, सारे बच्चे तो पीएससी वाले सिलेक्ट नहीं होते हैं, जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वो इस चीज़ को इस तरह से जब पढ़ लेंगे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ और भी तो कर सकते हैं। यस, वी ऑल्सो हैव, दैट इज़ इन पेपर सेकेंड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला जो मैं आपको बता रही थी उसी में है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सिनोफीजिया वाली जो बीमारी है, मतलब ये सारी चीज़ें दी हुई है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आज का यूथ जो है कहीं ना कहीं अगर चीज़ें नहीं मिलती है तो डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है। फिर उसमें ये भी होता है कि जैसे आप मान के चलिए आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका सराउंडिंग में क्या है कि अरे थोड़ा सा ये ले लो, थोड़ा सूंघ लो, थोड़ा पी लो, ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है आज की डेट में। मतलब किसी अच्छे इंसान को बिगाड़ना बहुत आसान है। और हम आए दिन देखते हैं कि जैसे अभी बीच में एक ड्रग का कितना बड़ा रैकेट पकड़ाया है भोपाल में, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने न्यूज़पेपर में। तो ये सारी चीज़ें क्यों इतनी स्पीड से बढ़ रही है, क्यों इतना करोड़ों अरबों का बिजनेस ये है? डेफिनेटली उसका चेन है। और ये सारी टॉपिक्स को हम देखेंगे, इसमें करंट के जो इश्यूज़ हैं, पेपर में जो आप पढ़ते हैं कि यहाँ ड्रग का रैकेट पकड़ाया, ये जो ट्रायंगल है ना, गोल्डन ट्रायंगल है, और ये सारी चीज़ें ये कैसे काम करता है, इंडिया का क्या इसमें रोल कॉल है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे और ये सब चीज़ें हम आंसर में यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके आंसर्स भी रेडी होते जाएंगे, टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएंगे। आई थिंक इतना सबको क्लियर है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? 150 का उन्होंने दिया हुआ है, कैसे होगा। इसके बाद है पांचवा पेपर, छठवां पेपर। तो ये तो इसमें 6 पेपर में जो मैंने आपको कहा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वीक में कोई एक ऐसे उठा के आपको लिखना है तो एक होता है 1000 शब्दों का, ठीक है, जिसके नंबर मिलते हैं हमको 50, पर 50 पूरे कभी नहीं मिलते, ठीक है। 50 में से अगर आपको मैं कह रही हूँ कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं। दूसरा आपने निबंध लिखा, ये 500 वर्ड्स का है, आप ये समझिए एक पन्ने में 100 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको कितना लिखना है, वहाँ पे 10 पेजेस लिखना है, और ये कितना लिखना है, 5 पेजेस, ठीक है। जनरली ये जो रहता है, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी में से किसी एक टॉपिक में आता है, तो हम सबकी पहले से एक फ्रेमिंग करके रख लेंगे, है ना। उसके बाद में ये जो दूसरा टॉपिक है, ये यूजुअली करंट अफेयर के मुद्दों से रहता है। करंट अफेयर के मुद्दे मतलब जैसे जो समसामयिक में चल रही हैं चीज़ें, लाइक कि कोई ड्रग एब्यूज़ वाला इशू है, या OTT प्लेटफॉर्म से ऊपर एक बार एक ऐसे आया था कि कैसे मीडिया के इस्तेमाल में OTT प्लेटफॉर्म की भूमिका क्या है, इस तरह से। तो मूवी तो सब देखते हैं, तो कहने का मतलब ये कि जो आपके सराउंडिंग में है, साइबर क्राइम अभी बढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड मुद्दा पूछ सकता है। तो जो भी हमारे आसपास चीज़ें चल रही हैं उस पर थोड़ी नज़र रखिए। और अगर आपको लैंग्वेज अच्छी करनी हो तो एक संसद टीवी पता होगा सबको, संसद टीवी के आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, उसमें ना डिस्कशंस बहुत अच्छे आते हैं, उसमें टॉपिक्स का कवरेज बहुत अच्छा रहता है। तो
तो आप कभी अगर ऐसा कुछ हो, कोई अच्छा टॉपिक हो, तो उससे उसके नोट्स बना लिया करो और कुछ कोट्स तैयार करके रखो इसके लिए अभी से। जैसे इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूज़न होता है, कुछ टॉपिक्स जैसे क्या हो गया, एक हो गया नारी, महिला से संबंधित मुद्दे, एक हो गया एजुकेशन, ठीक है, एक हो गया भारतीय संस्कृति, एक हो गया पर्यावरण, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है। और साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम एक पूछता ही पूछता है, ठीक है, उसी में आ जाएगा एआई, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, मतलब इंटरनेट और ये सब, ये सारा मिला के हो गया। शिक्षा से संबंधित हो जाता है ना, जैसे नई जो नीति आई है 2020 की शिक्षा नीति आई है, उसके ऊपर पूछ सकता है। तो आपके पास ऐसे कुछ 6-8 टॉपिक जो कॉमन है, इनके कुछ कुछ ऐसे कोट्स या किसी फेमस पर्सन ने कुछ कहा हो वो, या पोयम की 4 लाइंस ऐसे रेडी करके रखिए अलग से एक कॉपी में, ठीक है, और उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ एक बार पलटा लीजिए ताकि वो दिमाग में रिफ्रेश होता रहे। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे जो हम शुरू करने वाले हैं। आज पहले हम चीज़ें समझ लें, उसके बाद फिर पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। अब देखो, ये इंग्लिश में चलेगा, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है, हिंदी भी होगा शायद इसका। हाँ, पहला हमारा पार्ट है दैट इज़, देखो नाम ही लिखा है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को शॉर्ट में पबेड कहते हैं, एंड केस स्टडीज़। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, ये आपकी यूनिट 1 है, ये आपका यूनिट 2-3 में है, ये आपका यूनिट 3 है, और ये आपका मतलब यूनिट 1, 2, 3, 4 में जो डिवीज़न है वो ये ऊपर के 3 टॉपिक है, और ये केस स्टडी आपका 5वां यूनिट है। पहले यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है सड दर्शन, भारतीय सड दर्शन। हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6 प्रकार का दर्शन है। दर्शन इज अ बेस ऑफ इथिक्स, सड दर्शन जो है इथिक्स का बेस कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको रखा गया है। उसके बाद फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स, तो इसमें कितने हैं काउंट करना, 3 हैं फॉरेन के। पहला कौन सा है, सोक्रेट या सुकरात, दूसरा हो गया प्लूटो, तीसरा एरिस्टोटल, ठीक है। उसके बाद में फिर आ जाते हैं जो रिलीजियस थे, धार्मिक वाले जो थे, तो उसमें कौन से आ जाएंगे सेकंड। इसमें देखो अलग अलग डिवाइड करके दिया है, इसको हम 4 नंबर डाल देते हैं। महावीर आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उनके इथिकल वैल्यूज़ को हमको देखना है। उसके बाद बुद्ध, तो ये हिस्ट्री में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता है, जो उनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे उनका जो सिद्धांत है, त्रिरत्न है, ये सारी चीज़ें उसको हम देखेंगे कि उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, एथिक्स में कैसे यूज़ करना है। उसके बाद में आचार्य शंकर, या जिसको हम क्या कहते हैं शंकराचार्य, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, इनका कॉन्सेप्ट हर किसी को समझ में नहीं आता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन इनका दर्शन अपने आप में अलग दर्शन है। उसके बाद में आ जाता है चारवाक, जो कि आज के डेट में हम रिलेट कर सकते हैं आज का जो सिनेरियो है। चारवाक कहते हैं कि उधार लेके भी घी पीना पड़े तो घी पियो, कल की किसने देखा है। तो आज की लाइफस्टाइल क्या है, लोन लेके घर बन रहा है, लोन लेके कार ले रहे हैं, लोन लेके शादियां हो रही हैं, हर चीज़ लोन लेके हो रहा है। तो हम बेसिकली लोन इज बेसिकली क्या है, उधार है, ठीक है। तो चारवाक की फिलॉसफी मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो होती है, भौतिकवाद को ये बढ़ावा देते हैं, कौन, चारवाक। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद कौन है, भर्तरी। भर्तरी इन्होंने उठा के डाल दिया, ये कहाँ के हमारे, एमपी के हैं, ठीक है। तो एमपी का एक फिलोसोफर ऐड कर दिया गया, हर जगह एमपी है सिलेबस में, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम जो संत थे, मतलब जो जिसको हम कहेंगे कि जो मध्यम मार्गी टाइप के संत थे, है ना, जो थोड़े से जिन्होंने कि नई, जिसको कहेंगे कि आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को एक नया फॉर्म दिया इन्होंने, जिन्होंने कास्टिज्म के अगेंस्ट काम किया, ऐसे वाले जो थे उनको अलग कैटेगरी में डाला गया है। पहले कौन से हैं, अब ये हो गए 8 के बाद ये 9, कौन है ये, गुरु नानक। गुरु नानक देव जिन्होंने सिख पंथ की, सिख धर्म की स्थापना की थी, करेक्ट, और इनकी फिलॉसफी टोटल अलग थी। इसके बाद में आते हैं कबीर। तो कबीर के दोहे बहुत अच्छे से हम याद करेंगे।
इनकी जो अलग अलग फिलोसफीज़ हैं, हर आंसर में हम कोशिश करेंगे एक दोहा डालने की। यूजुअली 2-4 तो सबको याद रहते हैं, है ना। जैसे कि एक बड़ा कॉमन सा है कि नाहे धोए का भया, जो मन का मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कहने का मतलब है कि नहाने धोने से कुछ नहीं होता है, अगर आपका मन मैला है। मीन सदा जल में रहे, मछली तो हमेशा पानी में रहती है, लेकिन क्या उससे बाज जाती है? तो कबीर ने ये जो है इन्होंने कहा है मन से रिलेटेड, लेकिन हमने उसको किससे रिलेट कर लिया है कि मम्मी कबीर ने भी तो यही कहा है, तो मेरे नहाने से क्या फ़र्क पड़ता है, कुंभ वालों के लिए। तो ऐसे इसमें फिर वो उड़ता हुआ मम्मी का चाटा आता है और फिर सारी फिलोसफी वहीं के वहीं रह जाती है। ऐसे बहुत सारे, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान, आगे क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। तो ये तो ऐसे दो हमने लिए, ऐसे कईयों हैं, तो हम कुछ ऐसे 15-20 याद कर लेंगे, क्लास में याद करेंगे, मज़ा भी आएगा। और फिर वो आप जैसे कि कभी वो पूछ रहे कि कबीर का समाज के बारे में क्या विचार था, आप पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें है कि कबीर का थॉट प्रोसेस क्या था सोसाइटी को लेके, उनका थॉट प्रोसेस क्या था रिलीजियस वे में या धर्म को लेके वो क्या सोचते थे। तो जब भी आप ऐसा लिखते हैं तो यूजुअली उसमें आपको उनके बहुत सारे दोहे 3-4 लिख के डाल देने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास। तो तुलसीदास क्यों फेमस है? रामचरितमानस। तो क्वेश्चन जो है तुलसीदास का यूजुअली आप देखना हर साल उठ के आ ही जाता है। आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर देखेंगे, तुलसीदास फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। अब उनने जो बुक्स लिखी उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं रामचरितमानस से रिलेटेड, कि कितने पार्ट्स हैं, क्या मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जनरलाइज क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में संत रविदास। सो बेसिकली ये अलग अलग पंथ को जिन्होंने बढ़ाया है उनको यहाँ पे एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। अभी मैं बताऊंगी कि इसको पढ़ना कैसे होगा। 12 के बाद फिर ये 13 नंबर पे आ गया रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्या है? सोशल रिफॉर्मर्स हो गए। पहले कौन से हो गए? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में इनकी फेमस बुक कौन सी थी जिसके लिए नोबेल अवार्डी हुए थे? ये गीतांजलि। गीतांजलि था, फिर उन्होंने वापस कर दिया था अपना अवार्ड, है ना। उसके बाद में है फिर राजा राम मोहन राय। क्यों फेमस है ये? सती प्रथा को इन्होंने बंद किया था, है ना, इसीलिए इन्होंने, इनको सबसे मेन तो इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। और जब आप इनको पढ़ते तो ऐसा लगता है कि अपने टाइम से बहुत आगे थे। आप उनको पढ़ते तो आपको लगता है कि वो आज का ही आपके आसपास का कोई इंसान है, क्योंकि आज के डेट में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है कि पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, कास्टिज़म नहीं होना चाहिए, वुमेंस को इतना ज़्यादा पीछे नहीं धकेलना चाहिए। तो आज की सोसाइटी तो ऐसी हो गई है। यही बात उन्होंने इतने सालों पहले कही थी, तो लोग उनके ऊपर पॉइंट आउट करते थे कि यार ये कैसा इंसान है, ठीक है। तो वो अपने समय से काफ़ी आगे थे, इसलिए उनको पढ़ा जाता है। उसके बाद है देवी अहिल्या बाई होलकर। अगेन करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सोशल रिफॉर्मर में उन्होंने क्या किया, 2 मेल एंड 2 फीमेल्स को डाल दिया है। देवी अहिल्या बाई होलकर आपके लिए लिखना बहुत इजी है। इसके अब नोट्स जो आपके हैं, एक नोट्स रखो अहिल्या बाई के, जो किस किस में काम आएगा? होलकर डायनेस्टी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में उनके बनाए हुए जितने प्लेसेस हैं जो भी हैं, चाहे वो काशी के घाट हो या जो भी चीज़ें हो। उसके बाद में उनने जो वुमेन रिफॉर्म के लिए काम किया कि उन्होंने कौन सी साड़ियों को बढ़ावा दिया था? महेश्वरी साड़ियाँ, वो सब हम डाल देंगे। और उसी नोट्स में हम क्या ऐड कर देंगे? हमारा इथिक्स का पोर्शन। तो आपके कुल मिला के 2-3 पन्ने के ऐसे नोट्स बनाइएगा जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो। इन द सेम वे सबका ऐसे ही करना है आपको। और इसके बाद में फिर नेक्स्ट कौन सी है? सावित्रीबाई फुले। क्यों फेमस है वो? महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया था। शी इज द फर्स्ट वुमेन एजुकेटर, है ना, फर्स्ट वुमेन एजुकेटर थी। कहा जाता है कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो उस समय वुमेन्स को एजुकेशन का राइट नहीं था,
तो जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर में कीचड़ फेंका जाता था, गंदगी फेंकते थे उनके ऊपर, तो वो एक थैले में अपने साथ में दूसरी साड़ी लेके जाती थी। वो जहाँ एक ऐसी झोपड़ी टाइप की थी उसमें पढ़ाती थी, तो वहाँ जाके वो फिर हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज करती थी। और वो रोज का था उनका, रोज का, रोज लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे और रोज वो वैसे जाती थी और पढ़ाती थी। इसलिए वो यहाँ पर हैं और उनको हम पढ़ रहे हैं। तो अब जब उनका पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 16। इसके बाद अब स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, कितने हो गए ये 17 हो गए। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कौन सा स्टार्ट किया था? आर्य समाज के फाउंडर थे। उसके बाद में 18 नंबर पे आ जाएगा स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन के स्टार्ट किया था। रामकृष्ण उनके वो थे, गुरु थे, उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन हो गया। उसके बाद महर्षि अरविंद, जिन्होंने पौंडीचेरी में कौन सा स्थापित किया था? आर्यवीडू, अरविंदो आश्रम, ठीक है। तो ये थोड़े से अलग जोन वाले हैं, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में रखा है। उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एजुकेशन का जो भी रिफॉर्म हुआ है कहा जाता है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। इनको कौन नहीं जानता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। इनकी पहली बात तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की रिफॉर्म्स के लिए, चाहे वो फिर मतलब शूद्रों का जीर्णोद्धार हो या फिर महिलाओं के लिए काम हो। और इन्होंने ही कहा था कि समाज में जो है ये कास्टिज़म नहीं होना चाहिए, जातिवाद का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। उनका कहना था कि आप, इवन उनका कहना था कि अगर आप किसी को आरक्षण भी दे रहे हो तो उसकी एक टाइम तक ठीक है, जब शूद्र समाज में बराबर की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर आप उनको उनके इकोनॉमी के बेसिस पे दो आरक्षण। ऐसे इनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही, इनकी बुक्स बहुत सारी हैं, ठीक है। इसके बाद कौन है 21 के बाद? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन थे ये? कोई थे? कुछ तो थे, कुछ तो थे। इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे और दीनदयाल उपाध्याय, ये सब उसमें थे ना। अब देखो ये जितने भी हैं ना, इनका हमको क्या करना होगा? सबसे पहली बात, ये कौन है, इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ समझ के लिए चाहिए, एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी कौन, पापा कौन, कौन से गांव के, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनकी फ़िलॉसफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर इन सब की कोई ना कोई किताबें हैं, हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, जितनी भी बुक्स हैं। कई किताबों में कुछ कम दिया रहता है, किसी में कम दिया रहता है, तो हम एक प्रॉपर लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। उसमें से जो इनकी फेमस है, जैसे कि अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, गीतांजलि, तो हम गीतांजलि के ऊपर में 2 लाइनर, अगर क्वेश्चन हमको गीतांजलि 20 वर्ड्स में आ जाता है तो हम उसका ऐसे सबके शॉर्ट नोट्स रखेंगे। तो बिकॉज ये हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे तो ये सारे एस्पेक्टेड क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, तो आपको एक समझ हो जाएगी कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये हमारा तरीका होगा पढ़ने का। तो अब मुझे बताइए टोटल कितने फिलोसोफर्स हमको पढ़ने हैं? 22, करेक्ट, सही है ना, कुछ छूटा तो नहीं बीच में। तो पहली यूनिट में आपके लिए ये 22 फिलोसोफर्स हैं, प्लस षड्दर्शन के 6 दर्शन हैं, ठीक है। इतना हमको फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें भूलने वाली हैं। हो सकता है दिमाग में खिचड़ी बन जाए, राजा राम मोहन राय अहिल्याबाई होलकर में हम लिख दें, इसलिए हमको क्या बनाने पड़ेंगे? सबके सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? What do you understand by the term synopsis? हाँ, पॉइंट्स और वन लाइनर्स। हाँ सही बोल रही थी, बोलो। की पॉइंट्स, की वर्ड्स, है ना, कंसाइज फॉर्म में जो तुम समझ सको, ना मैं समझ पाऊँ। मेरा समझना उसमें आवश्यक नहीं है। कई लोग सिनॉप्सिस के नाम पे डिज़ाइनिंग करके बनाते, क्यों बनाना है? आपको पढ़ना है ना। अब वो कहते हैं ना कागज़ का फर्रा, बेसिकली फर्रे बनाने हैं,
कि आप पलटा सको। तरीका ये होता है कि जैसे एक पन्ना उसको फोल्ड किया, अब फोल्ड करने पे क्या हो गया, ये फ्रंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो 4 इसमें डिवाइड हो गया। 4 इसमें आपने, अगर आप हिस्ट्री का बना रहे हो तो एक इसमें आपने पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अलग अलग ऐसे डिवाइड करके अपने पोर्शंस डिवाइड कर लिया, और उसमें उसके जो जो मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या एग्जाम्पल डालना है, सब वहीं पे 1 लाइनर में कचड़ पचड़ करके लिख दिया। आपके दोस्त को समझ में ही ना आए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। हमको किसी को नहीं समझाना है। बहुत सारे लोग कि अरे ये समझ में तो आना चाहिए करके बहुत सजा सजा के लिखते, नहीं सजाना है। आपको समझ में आ रहा है, आप एग्ज़ाम में सही लिख पाओ, बस वही सिनॉप्सिस होता है। तो बेटर है इसके लिए वहाँ अंदर रह गया है, पतली पतली जो कॉपीज़ आती है ना 50 पेजेस की, वो नहीं आती है रजिस्टर जो 50 पेज के आते हैं सिर्फ, वैसे बना लीजिए। और जैसे पेपर फर्स्ट है उसका एक कॉपी हो गया, अगर कॉपी में लग रहा है कि पेजेस कम ज़्यादा हो सकते तो वो जो A4 साइज़ के प्लेन पेजेस होते हैं वो बना लो, उसमें लिख लो, और जितने पेजेस हो रहे हैं पार्ट ए के पार्ट बी स्टेपल करके फाइलिंग करके रख लो, वही काम आना है आखिरी में। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबी जर्नी तय करनी पड़ती है, और वो तभी आप उतने पे तब आ पाते हो जब आप ना 50 बार गलतियाँ करते हो। पहले इतने बनते हैं, फिर उसके बाद वो बने रहते हैं, फिर उसके बाद इतने होते हैं, फिर वो भी वैसे ही रहते हैं, फिर तीसरी बार में इतने होते हैं, फिर इतने होते होते फिर वो इतने पे आता है। तो वो कब होगा, जब हम बहुत लिखेंगे। डेली आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जितना लिखेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ल्यूसेंट के पन्ने याद आते हैं ना, जब प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हैं, टेबल दिखता है ना वहाँ पे, होता है ना ऐसा, क्यों दिखता है? 50 बार ल्यूसेंट देखते हो, फट जाती है किताब, इतना पढ़ पढ़ के गोद गोद के छेद हो जाते हैं किताब में। टेप लगाते हैं, सेलो टेप। फिर तो जब मेंस हम इस लेवल पे जाके करेंगे ना तो कभी नहीं रुक सकता। और आप लोग बहुत बढ़िया है कि काफ़ी टाइम है आप लोग के पास में, प्रॉपरली यूज़ करना है। मैं तो ये कहूँगी आंसर राइटिंग, आफ्टर आंसर राइटिंग 1 मोर आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स के आते तक के। वो एक शाहरुख खान का है ना, जब तक है जान, जब तक है जान, बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। अब ये हिंदी का है, तो आई होप कि इंग्लिश हिंदी का कोई ऐसा इशू नहीं है इतना। अब इसके बाद आता है सेकंड, यस ये बेटर है ना। सेकंड यूनिट में अगर मैं कहूँ बहुत सिंपल यूनिट है ये, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है। राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति घटक, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, पावर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें कुछ नहीं है, राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, क्या घटक होते, क्या होते हैं। ऑनेस्टी चाहिए आपको, क्या चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, करेज चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और हाँ, और ब्रदरहुड चाहिए, पैटर्निटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग चाहिए, नेशनलिटी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिटी होनी चाहिए। यही लिखना है, नहीं लिख पाओगे, सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से कवर करेंगे। अब राष्ट्रीय सुरक्षा, हित व चरित्र, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर्स, इसमें क्या आ जाएगा। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी, जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, रॉ, और दूसरी क्या है, नहीं वो तो अपने यहाँ की नहीं है, वो तो फोर्स हो जाएगी ना। रॉ है, जितनी जो इंटेलिजेंस काम करती है ना, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाँ, और बेटा वो उसमें आ जाएगी, आर्मी में हो जाएगी, ऐसे तो उनने भी कहा था। फिर इसमें आ जाएगी राष्ट्रीय सुरक्षा में। देखो इसको ना एक्चुअली 2-3 कैटेगरीज होगी। पहली कैटेगरी हो जाएगी जो इंटेलिजेंस काम करते हैं, फिर इसमें नेता भी आ जाएंगे, भाई वो भी तो कर ही रहे हैं ना, देश चला रहे हैं, अब वो छोड़ दो दूसरी बात। फिर तीसरी, हमको हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में चीज़ें लिखनी है,
एक चीज़, हाँ, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अभी मैं आगे बताऊंगी कि सवालों के जवाब कभी भी आपको, अगर जैसे आता है ना कि क्रिटिकल एनालिसिस करें, समीक्षा करें, है ना, आलोचनात्मक व्याख्या करें, मूल्यांकन करें, इसमें उसने कहा जरूर है कि क्रिटिकल एनालिसिस करना है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको वाकई में बैठ के गालियां देनी शुरू कर देनी है, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, सिस्टम खराब है। नो, आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? खुद ही उस सिस्टम के बनने वाले हो। आपकी कॉपी पहले ऐसे काटी जाएगी। तो चाहे क्रिटिकल एनालिसिस कितना ही आए, थोड़ा हमको उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ऐसे लिखना है कि चीज़ें खराब न लगे। आपको हर चीज़ को जो है पॉजिटिव एंड में ही फिनिश करना है। जैसे आपने लिखा कि सपोज आया कि इंडिया में गरीबी बहुत है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करो, तो हम क्या करेंगे कि यस गरीबी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये हमने बता दिया। बट हम जो है सरकार की ये जो स्कीम्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो और वो हर घर अन्न योजना हो, हम पीने की व्यवस्था कर रहे हैं पानी वाली, तो हमको उसको ऐसे क्लोज भी करना है। मतलब आपको क्रिटिसाइज़ करना है कि हाँ पॉपुलेशन है, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ जो है गरीबी का रीज़न क्या है कि लोग एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से उन्हें क्या लगता है कि परिवार में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा मनी अर्न करेंगे, इस चक्कर में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम ये चीज़ें लिखेंगे कि यस हम ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ठीक करने के लिए फिर उसमें भर भर के गवर्नमेंट की स्कीम्स डालनी है कि इस स्कीम, ये स्कीम है, ये स्कीम है, ये एग्जैक्टली। और ऐसे आपको अपने आंसर को क्लोज करना है। तो आपको कोई भी आंसर क्लोज एंडेड लिखना है, लिख के बस छोड़ दिए तुम समझते बैठो, हम तो बोल के निकल गए। वहाँ आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है। अपने इमोशंस आप अपने दोस्तों के घर में बैठ के खूब जो बोलना है बोलो, पर वहाँ आपको हैप्पी एंडिंग करनी है हर चीज़ की, ठीक है, कि ये सब प्रॉब्लम्स है बट हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी स्कीम्स है, सबसे पहली फुर्सत में हमको रोज़ 5-5, 10-10 स्कीम्स याद करनी है, कब शुरू हुई है, क्या मेन उसका ऑब्जेक्टिव है, और उसमें अगर कोई इम्पॉर्टेंट 2-3 बातें हो तो, या कोई डेटा ऐसा हो, जैसे कि अगर हम हेल्थ वाला सेक्टर, आपने पढ़ा होगा पेपर 3 का, उसमें पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम चला था, ठीक है। उसमें हमारा क्या है, हमें वर्ल्ड रिकग्निशन मिला है कि इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है ना। और अभी वैसे वो एक और चीज़ के लिए वो चला रहे हैं ना, सिकल सेल के लिए चल रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब, हाँ, तो इन सब चीज़ों को हमको आप समझ रहे हो ना, करना क्या है कि इनसे रिलेटेड जितना डेटा है, स्कीम्स हैं, कहाँ शुरू हुआ, कैसे काम कर रहा है, एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सबकी आपको इन जनरल करके रखना है। और एक दिन में तो ये होगा नहीं, इसके लिए करना क्या होगा, रोज रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान, है ना। तो रसरी रोज अपने नॉलेज की कुएं से पानी रोज निकालिए, सिल पर निशान डालिए, तो एग्ज़ाम में वो सिल के निशान याद आएंगे और क्या होगा, आंसर्स अच्छे होंगे। तो 2 चीज़ें मैंने बताया है, एक कीवर्ड्स हमको लिखने के लिए एक कॉपी बनानी है, ठीक है। दूसरी आप क्या बनाएंगे कॉपी, जिसमें आप पूरे स्कीम्स लिखेंगे। स्कीम्स को डिवाइड कर लीजिए, हेल्थ से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, है ना, वेलफेयर से रिलेटेड, वेलफेयर में भी डिवाइड कर लो, ओल्ड एज के लिए, वुमेंस के लिए, वुमेन का तो सेक्शन ही अलग कर लो। हाँ, वुमेंस की स्कीम्स इतनी सारी है, और बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट का इरा ही चल रहा है, तो सवाल तो आएंगे, तो आपके पास जवाब तैयार होने चाहिए। ये स्कीम सिर्फ आपको आपके आंसर राइटिंग में काम नहीं आएगी, बल्कि किस में काम आएगी, निबंध लेखन में काम आएगी। निबंध में अगर आप अच्छे स्कोर चाहते हो तो उसमें आप डेटा फैक्ट अच्छे से दो, रिसेंट की कोई रिपोर्ट है, जैसे इंडेक्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो दीजिए, साथ ही साथ स्कीम्स दीजिए। मानो वुमेन एम्पावरमेंट का कोई मुद्दा आता है, तो आपने उसको प्रॉपरली आंसर शुरू किया कि ये प्रस्तावना है, ये इसका मेन बॉडी है, और एक कंक्लूज़न होता है। प्रस्तावना जब दी तो उसमें एक कोट लिख दिया, है ना, उसके बाद फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखा कि ऐसा ऐसा है, ये है, वो है। उसके बाद जब मेन बॉडी में आओगे तो मेन बॉडी में क्या दोगे कि वुमेन की पोजीशन, हिस्टोरिकल इवेंट से स्टार्ट करोगे कि
वैदिक एरा में बहुत स्ट्रांग थी, लोपामुद्रा, मैत्री और अपाला, घोषा, बहुत सारी हुई है ना, कितनी सारी विदुषियाँ हुई है। तो ये वाली स्थिति थी। फिर वहाँ से जैसे जैसे हाँ हाँ, तो हमको हमारे आंसर में वो बताना है कि जैसे अगर आप ऐसे लिख रहे हो, फिर आप मिडाइवल एज में ले आओ कि जैसे जैसे बाहर से आक्रमण होते गए तो देश की स्थिति खराब होती गई, तो वुमेन की स्थिति भी खराब होती गई। फिर गिरते गिरते उसकी स्थिति पूरी खराब हो गई जब ब्रिटिशर्स आ गए, करेक्ट। फिर धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे वापस से अपलिफ्ट होना शुरू हुई है। तो जब फिर ये अपलिफ्टमेंट में लेके आए, अब यहाँ आप क्या करोगे, स्कीम्स डालना शुरू कर दोगे। जैसे कि कहाँ से शुरू करोगे, 90s में जो हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, वहाँ से आप शुरू करोगे कि सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों को तो स्कूल में लाया गया, लेकिन इससे बालिकाएं वापस स्कूल में आई, जिससे कि उनका एजुकेशन वाला परसेंटेज बढ़ा, उनका शिक्षा का स्तर बढ़ा। फिर इसमें एक लाइन ऐड कर दो कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है ना। फिर उसके बाद में आप स्कीम्स और डाल दो कि सिर्फ शिक्षा से नहीं, उसके बाद उनको रोजगार के अवसर भी उनके लिए पूरी तरह से खोले गए हैं। तो उद्यमिता योजना है, कौशल विकास योजना है, मेक इन इंडिया इसमें आप डाल सकते हो। मेक इन इंडिया में कोई बैरिकेड तो है नहीं, वो सबके लिए है। वो तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो जिसमें स्किल है वो अपना स्किल उसमें डेवलप कर सकता है। फिर उसमें डाल दो कि इस तरह से जो है भारत ने अब नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। और फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप में आपने पढ़ा था, मैंने जो कहा ना 5 टॉप फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, उसमें से इंडिया वालियों के नाम डाल दो कि कौशल का विकास होते होते और भारत में वुमेन्स की स्थिति सुधरते सुधरते आज वुमेन इस स्थिति में पहुंच गई कि वो दूसरों को रोजगार दे रही है, जिसका उदाहरण वंदना लूथरा, किरण मजुमदार शॉ, ऐसे जो टॉप नेम्स है वो आप दे दो उनकी फॉर्म्स के नेम्स के साथ में। तो ये कब आएगा ये सब कुछ, जब हम एक एक टॉपिक्स की आंसर राइटिंग करते चलेंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस बनेगा। ऐसे का पेपर लास्ट में रखने के पीछे कारण ही यही होता है कि फर्स्ट टू 5th पेपर तक क्या आपने सब लिख लिया, अब 6th पेपर में जाके आप जितनी स्कीम्स है, जितने फैक्ट्स है, वो आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है। कभी एनर्जी से रिलेटेड अगर आता है, जैसे आता है जनरली कि शुद्ध वायु, मतलब ये वाली जो रहती है ना क्लीन एनर्जी के ऊपर आता है, तो आप उसमें फिर पूरे इंडिया की एमपी के क्या एफर्ट्स है, एमपी में तो भर भर के हैं। सोलर एनर्जी पे कितना काम हो रहा है, अभी जीआईएस में नए इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, सोलार के ऊपर मेन फोकस था, एनर्जी पे मेन फोकस था, खूब प्रेजेंटेशंस चले वहाँ पे, आई वॉज देयर। सो बेसिकली एमपी में क्या हो रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो जैसे कि देखो हमने उसमें भी डाला था ना, राउस का जो डेली का न्यूज़ का आता है उसमें जीआईएस का डाला था, उसमें फैक्ट्स जो आए उसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए, वो इसलिए आपको दिए जा रहे हैं। रोज़ होता है ना, रोज़ हम डालते हैं ना कि ये डेली न्यूज़ एनालिसिस में आता है, एक अच्छा फैक्ट दिया जाता है आपको, उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दी जाती है। तो जैसे जीआईएस का जो फैक्ट्स आए उसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसके 2 पोस्ट आए आपके पास में, आए, क्योंकि वो आपके मेंस में हर जगह काम आएगा। वो आपकी ज्योग्राफी में काम आएगा, वो आपके साइंस एंड टेक में काम आएगा, वो इकोनॉमिक्स में काम में आएगा। इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली देखना इस बार जीआईएस का क्वेश्चन दिखेगा मेंस में, या जीआईएस में जिस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है वो आपको एग्जाम में उसका क्वेश्चन दिखेगा, होता है ऐसा। तो इसलिए हमको हर चीज़ पे पैनी नज़र रखनी है। मेरा समझाने का उद्देश्य सिर्फ एक और एक ये है कि चीज़ों के एंगल्स ओपन करो, है ना। जैसे एक चीज़ है, इसके कितने एंगल्स हो सकते हैं। मान के चलो हम यहीं से कुछ बात करते हैं, पहले ये टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्या है, नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, और आर्म्ड फोर्सेस जो आप बात कर रहे थे ना, वो सब इसमें आ जाएगा, बॉडीज, डिवीज़न एंड स्पाई एजेंसीज। अब ये जो टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट सेम है। इस यूनिट को ज़बरदस्ती के बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसमें आराम से एक यूनिट में कितने मार्क्स हो रहे थे, 30 हो रहे थे ना,
इसमें 30 में से आराम से मुझे ऐसा लगता है 25 तक के स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि नंबर पूरे मिलते नहीं है, कटेंगे ही नंबर, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। एकदम डिसाइडेड टॉपिक्स है ना। उसके बाद है बेसिक मॉरलिटी कॉन्सेप्ट, मूल नैतिक अवधारणाएं, कि ये शुभ दिया है, एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन है शुभ मतलब गुडनेस, अच्छाई, ठीक है। सद्गुण वर्च्यूज क्या होते हैं, अहिंसा क्या होती है, नॉन वायलेंस, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। सिंपल टॉपिक है। तो जो आपने ऊपर थिंकर्स पढ़े हैं, थिंकर्स में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, उसी को हमको यहाँ पे लिखना है। लेकिन अब इसमें इस पॉइंट के अंदर में हम थिंकर्स को डाल देंगे। जैसे अहिंसा का सबसे बड़ा फाउंडर किसको कह सकते हैं, गांधी जी को कह सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे गांधी जी के बारे में डाल देंगे। उनके पहले कौन था, बुद्ध और महावीर थे, आप उनके बारे में डाल देंगे, समझ रहे हैं। तो चीज़ें वहीं के वहीं घूमने वाली हैं, इसलिए सिलेबस बिल्कुल बाय हार्ट रखिए। इधर रखिए सिलेबस, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी कुछ नहीं, इधर ब्रेन कॉपी। मैंने आपसे बोला शुभ, तो आपको मुझे बोल देना है कि मैम ये तो पेपर 4th यूनिट 2 टॉपिक नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट है। इतना याद कर लिया ना तो तुम्हारा मेंस कभी नहीं रुकने वाला। हमारे पास में कोई अपने बैग में हनुमान चालीसा रखता है, कोई अपने बैग में गीता रखता है, कोई कुछ ऐसा धागा या कुछ ना कुछ ऐसे होता है ना कि सब कोई अपना एक जो भी आप मानते हैं वो कुछ ना कुछ रखते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, होता है। आप ना सिलेबस रखिए, आपके लिए वही गीता, वही बाइबल, वही कुरान, वही सब कुछ है, ठीक है। ये हैबिट डालिए, मतलब ये हैबिट मेरी आज भी है कि मेरे हर बैग में एक सिलेबस की कॉपी होती है। मतलब वो मुझे इनकम्प्लीट लगता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे बैग में 2 आइटम्स कम हो, मेरा चश्मा न रह चलेगा, लेकिन सिलेबस होना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक हैबिट्स डेवलप करनी है। जब आप क्लास में आ रहे हैं, एक कॉपी अपनी लाइए और एक साथ में एक छोटी डायरी या एक पतली कॉपी लेके आइए, जिसमें जैसे कुछ अगर मैं इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ उसको लिख लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया कि GIS आपको नोट डाउन करना है, उसको आपको कहीं शॉर्ट में लिख लेना है कि घर जाके मुझे GIS आज लिखना ही लिखना है। अगर मैंने एनर्जी से रिलेटेड बात की तो GIS में एनर्जी से रिलेटेड है, ओके मुझे आज घर जाके एनर्जी पढ़ना ही पढ़ना है। पूरा नहीं पढ़ के ऊपर है, चलो आज सोलारी उठा के पढ़ लूँगी मैं या पढ़ लूँगा। जब आप इस तरह के अप्रोच रखोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगेगी, एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ कहाँ से समझे, कहाँ से लाएं, सब यही आसपास ही है। नज़र घुमाओ, मोबाइल सब चलाते हैं, सब इंस्टा पे हैं, आप नहीं है, फेसबुक पे होंगी आप, व्हाट्सएप पे होंगी, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि रील्स देखते ही होंगे, स्टेटस तो देखती होंगी ना। नहीं, व्हाट्सएप वाले स्टेटस देखते हैं, वो भी एक एडिक्शन है। आज किसके स्टेटस में क्या है होता है। और इंस्टा वालों का तो जीवन ही खराब है, ठीक है। 1 घंटा बर्बाद है, मोबाइल खोला नहीं कि 1 घंटा इंस्टा की रील्स पे हम अटके रहते हैं। बेटा ऐसा है कि जनसंपर्क मेरे मोबाइल में भी है, मध्य प्रदेश कल्चर भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश जनजाति का एक अलग से इंस्टा पेज है, वो भी मेरे मोबाइल में है, ठीक है। और एक जनजाति संग्रहालय का पेज है, वो भी मेरे इसमें है। उसके बाद भी मैं बहुत सारी रील्स आती हैं वो डांस वाली, वो भी देखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ, मेरे फ़ोन में अपने आप आ जाती है। तो उसमें कोई ऑप्शन है नहीं कि आप उसको स्क्रॉल करो और वो ना आए, वो तो आएगा ही, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, देखिए। हाँ जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा एक एडिक्शन है ना रील्स देखना, स्टेटस देखना, वैसे हमारा एडिक्शन क्या होना चाहिए, रोज़ सिलेबस उठा के एक बार रीड आउट करना। एकदम नियम बना लो, सो के उठ के एक बार बस पलटा लो, फिर देखना कैसा मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक है भगवत गीता का नीति शास्त्र व प्रशासन में भूमिका। तो मैं आपको गीता पढ़ाऊंगी यहाँ पे, ठीक है।
भगवत गीता पढ़ेंगे हम, बट क्या पढ़ेंगे उसमें से, कैसे नीति शास्त्र में यूज़ कर सकते हो प्रशासन में। तो बेसिकली आप देखो, अगर गीता में कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये नीति शास्त्र है कि अपना काम करते जाओ, रिजल्ट जो भी हो। उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो उसमें उनने ये भी कहा है, इसलिए हम आपको ऊपर क्या बता रहे हैं, शुभ, सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व, और उसके ऊपर में आपको ये पढ़ के आना है ना। तो जब इतना पढ़ोगे तो मन कंट्रोल करना सीख ही जाओगी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है थर्ड ग्रेड। ये देखिए, ये पुराना है ना, पुराना वाला ही टॉपिक है जो पहले सिलेबस में था, उसी को इन्होंने एक जगह पूरा कर दिया है। एटीट्यूड, इससे क्वेश्चंस भर भर के लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, और आने वाले सालों में भी वही क्वेश्चंस घूम फिर के आएंगे। तो हम इसमें प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, और अपकमिंग ईयर्स में क्या क्या पूछ सकता है वो हम यही क्लास में करेंगे। इसके क्या क्या चीज़ें, ये देखो सारा पुराना ही है। एप्टीट्यूड हो गया, फिर उसके बाद में एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, ये सारा इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सदियों से चला आ रहा है एमपीपीएससी में। उसके बाद में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, अच्छा हाँ इसमें दिया हुआ है मेंटल डिसऑर्डर्स एंड साइकोथेरेपीज। तो ये जो है डिप्रेशन की बीमारी क्या होती है, एक्चुअली ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करना और सिलेबस में डालना सही भी है। आज की डेट में आप देखो, अगर आप अपने आसपास में देखोगे, मान के चलो आप 10 लोगों को जानते हो, उसमें से 4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन में है। एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करने में शायद वो कतराते हों, लेकिन आपको देख के बिहेवियर में समझ में आ जाएगा। अचानक से सबसे कट हो जाना, दिमाग में पूरे टाइम नेगेटिविटी चलना, बॉडी में चेंजेस आना, मूड स्विंग होना। नहीं, ऐसा इन जनरल भी होता है, अपने ऊपर मत लो, ठीक है, इन जनरल भी होता है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद में क्या है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब है पब्लिक प्लेसेस में जाने से घबराना, स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं तो हाथ पैर ऐसे कांपते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, या जैसे इतने लोग बैठे हैं तो इतने लोगों में जो जिसको ये डिसऑर्डर होगा वो क्या होगा, उसको इतने लोगों में भी घबराहट होने लगेगी, बात करने में डर लगेगा। तो वो क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस वजह से वो होता है। हर एक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये कोई ना कोई आपके ट्रॉमास की वजह से ट्रिगर करते हैं। या तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, घर का, बाहर का, या कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई हो जिसने आपको हिला के रखा हो। ऐसे बहुत सारे, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि फैमिली, कि पेरेंट्स की बहुत लड़ाई होती थी, या पेरेंट्स डाइवोर्सी हैं, पेरेंट्स अलग हो गए, या आप जॉइंट फैमिली में थे, आपको हमेशा नेग्लिजेंस में रखा गया है ना, हट वाले टाइप से, ठीक है। एक चीज़ क्या हो सकती है कि आप बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आते हो, आपको कभी आपकी इच्छाओं को पूरा करने ही नहीं दिया गया, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, फिर भी आप निकल के कैसे भी करके यहाँ तक तो पहुँच गए, पर वो चीज़ें दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्पैक्ट डालती हैं, और वो क्या करता है, फिर हमारे बिहेवियर में चेंज लाता है। तो जितनी भी बीमारियां हैं ये सब हैं किसी न किसी प्रकार के ट्रॉमा की वजह से। जाने अनजाने में वो ट्रॉमा हमारी लाइफ में आता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो कब आके चले गया। यूथ का सबसे बड़ा ट्रॉमा, बॉयफ्रेंड छोड़ के चले गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई। कुछ लोग उस ट्रॉमा में रह जाते हैं, कुछ लोग मूव ऑन कर जाते हैं, होता है, ये भी एक प्रकार का ट्रॉमा है। मॉडर्न दिखाने के चक्कर में एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया रहता है, पर कहीं ना कहीं दिमाग वो फंसा रहता है। वो बाहर से दिखा जरूर रहा है, एक्चुअली जो ये जितनी है ना, डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब जो हैं इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मैंने एक फैमिली वाला बताया, एक क्या हो सकता है कि आपकी लव लाइफ कैसी है, उसमें आपको फेथ नहीं था, या आपके साथ में किसी ने चीट किया, या आपने खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में क्या किया, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा, पर आप अंदर से तो इंसान ही है ना, आप कितना 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 प्रिटेंड करोगे। तो उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में ऐसे जो यंगस्टर्स रहते हैं एक टाइम के बाद वो किसी न किसी डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। उसके अलावा सोसाइटी का फैक्टर,
कब से पीएससी की तैयारी कर रहे हो, अभी तक निकला नहीं? मिश्रा जी के लड़के का तो पिछले साल ही निकल गया, वर्मा जी की बेटी तो कंप्यूटर ऑपरेटर बन गई, तुम्हारा पीएससी नहीं निकला। अरे वो तो प्राइवेट कंपनी में एमआर बन के घूम रहा है, तुम क्या कर रहे हो? इस प्रकार के सवाल भी हमारे ऊपर में एक टॉर्चर ही है, होता है। वो सब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, घर वाले ही बोलने लगते कब तक तुम्हारी तैयारी चलेगी, कितने साल हमको पैसा देना पड़ेगा। दे आर नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर रॉन्ग, उनकी भी अपनी बाउंडेशंस हैं और हमारी भी बाउंडेशंस हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। तो ये भी क्या करता है, एक प्रकार की डिप्रेशन, एंजाइटी क्रिएट करता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा आपके आसपास की अभी जैसे जो प्रोविजनल आंसर की वाले फंसे हुए हैं। आप सोचो कितनी ट्रॉमेटिक सिचुएशन है ये, कि आपका लिस्ट में नाम है, आप इंटरव्यू दे चुके हो, उसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपके साथ जो दूसरा था सिर्फ वो मेन लिस्ट में आपसे 1 नंबर ज़्यादा होने की वजह से था और आज वो पोस्ट लेके निकल गया है। तो एक तरह से ये देखो उन बच्चों की स्थिति क्या है। तो ऐसे समाज में जो अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती है, एक मैंने फैमिली बताया, एक आपकी पर्सनल लाइफ और एक सोसाइटी जो हमको ट्रॉमा देती है, इन सब की वजह से ये सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। और आज की डेट में क्या है, ये बहुत कॉमन है। अब उससे क्या होगा, ये बाइपोलर डिसऑर्डर तो सबको पता होगा, सुशांत सिंह की डेथ के बाद बड़ा कॉमन वर्ड हो गया था, है ना, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे मैं अभी ऐसी हूँ और थोड़ी देर बाद आप मुझसे मिलो बाहर तो मैं एकदम आप पे भड़क जाऊँ, स्प्लिट पर्सनालिटी टाइप से कह सकते हैं। बाइपोलर में भी उसी तरह से होता है कि जैसे 2 पोल्स होते हैं ना, कि एक समय में आप एकदम काम एंड क्वाइट टाइप के इंसान और दूसरे समय में आप एकदम ही अलग हो, मतलब एग्रेसिव या बहुत अजीब से, या आप एक समय में जो है आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आई एम वेरी कूल, और दूसरी समय पता चला आप बहुत बड़े डिप्रेशन में जूझ रहे हो। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर और आप घर जाके डिप्रेशन की गोली खा रहे हो। सो ये मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक यहाँ पे है बड़ी इंटरेस्टिंग सी बीमारी, ये सीजोफ्रीनिया। मैं इमेजिन कर लूँ यहाँ कोई खड़ा है और मैं एक्चुअल में मुझे ऐसा फील हो कि वो है, मैं आपको बोलूँ देखो मिलो इनसे, इनका अभी सिलेक्शन हुआ है। तो बेसिकली क्या है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कि लोग का विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, उनको लगता है कि वाकई में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये भी क्यों आता है, जो मैंने ट्रॉमास बताए ना अलग अलग टाइप के, उसकी वजह से ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। फिर है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बहुत सारी चीज़ें कि क्या क्या थेरेपीज हम इसमें यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। फैमिली थेरेपी, कहने का मतलब है कि बीमारी तो बता दी, अब इसका इलाज भी बताना पड़ेगा, वो भी हमको पढ़ना है कि अगर किसी को डिप्रेशन है उसका कारण क्या है, क्या वो उसकी फैमिली के सपोर्ट से वो बाहर निकल सकता है। यस ऑफ कोर्स, अगर फैमिली सपोर्ट कर दे, जैसे कि जनरली लड़कियों के केस में होता है, यू हैव ओनली पर्टिकुलर दिस एज लिमिट टू डू एनीथिंग, आफ्टर दैट हम आपकी शादी कर देंगे। मान के चलो लड़की बिल्कुल मेंस निकाल के इंटरव्यू तक पहुंच गई और उसका 1 आध नंबर से चूक गया, अब वो प्रिपरेशन कर रही है, फिर लगी है तो डेफिनेटली प्रोसेस में 1.5 साल तो लग ही जाएगा। घर वालों ने कहा 1 साल का समय है, बिल्कुल ऐसे वो क्या कहते हैं दिए पे प्रतिज्ञा लेके बैठ गए, 1 साल का समय है तुम्हारे लिए। लड़की ने प्री निकाला, मेंस निकाला, उसके इंटरव्यू के अरे सगाई कर दे रहे हैं, शादी तो तुम्हारे इंटरव्यू के बाद होगी। क्यों हो गया, कहानी खत्म। सो ये क्या है, एक तरह का उस लड़की की आप मेंटल स्टेटस सोचो, उसकी स्थिति क्या होगी उस समय। उसकी जगह पे अगर उसकी फैमिली उसको क्या करे, कोई घर का बंदा आके खड़ा हो जाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसको 6 महीने का टाइम दो, अब उसका इंटरव्यू दो, रिजल्ट आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, जहाँ इतने साल रुके वहाँ 1 साल और रुक जाएंगे। अगर कोई उसके लिए ऐसा खड़ा हो गया तो उसके लिए फैमिली थेरेपी होगी। मतलब ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लेकिन कैसे पढ़ेंगे कि अब आप सोचो इसमें लिखने को बहुत कुछ है, तो हमको इसको डील कैसे करना है कि हम इसमें अगर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं,
जैसे पहली बात तो जितने यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं वो सबकी हमको डेफिनेशंस लिखनी है। एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछेगा ही, 2 नंबर यहाँ तैयार हो गया। फिर अगर जैसे कोई बड़ी चीज़ है, जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्यों नहीं पूछेगा, पूछेगा। एकदम अभी करेंट का लेटेस्ट मुद्दा है ना, चल ही रहा है, चारों तरफ डिप्रेशन फैला हुआ है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो हमको उसका 200 वर्ड्स का आंसर तैयार करना है। तो ऐसे पहले सिलेबस को हमको बाइफरकेट करना होगा। बाइफरकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हर पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उठाएंगे। आ रही बात समझ में? एंड इसके बाद क्या है आपका, ये हिंदी में दिया हुआ है, मॉरल वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुराना टॉपिक है, पहले भी था कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है, टेक्नोलॉजी, मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रोल है। मुद्दा तो यही है ना कि लोगों को इथिकल वैल्यू सिखाओ। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने मार दिया, थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया, है ना, सुनने आता है, गन निकाल दी, क्यों? या किसी ऑफिस के बाहर किसी बूढ़े किसान ने जो आत्मदाह कर लिया, ये भी सुनने मिलता है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उससे इनह्यूमन बिहेवियर हुआ है, उसकी बात नहीं सुनी गई। कई बार सुनने मिलता है कि आदमी चल नहीं सकता तो उसके परिवार वालों ने ऑफिस तक उसको ऐसे उठा के लेके गए, या वो सीढ़ियों से घसीटते घसीटते ऊपर तक गया। क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारी मानवता ख़त्म हो गई है, ह्यूमन वैल्यूज़ ख़त्म हो गई है। तो वही सारी चीज़ें कि क्या सिविक सेंस होता है, सिविक सेंस भी इसमें है, यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है कि एक नागरिक की देश के लिए क्या जिम्मेदारियाँ होती है। केला खा के छिलका रास्ते में फेंक देना, चिप्स का पैकेट इधर फेंक देना, नो। जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तब उसको फॉलो करो। भाई अगर कहीं आसपास डस्टबिन नहीं है, आपके पास आपका पॉकेट है, जींस तो सभी पहनते हैं, जींस का पॉकेट है, बैग है, उसमें डाल लो, जहाँ दिखेगा डस्टबिन डाल देना, ये नहीं कि वहीं फेंके और आगे। अब जैसे कहीं जंगल वंगल में तो चलो वहाँ पे केले का छिलका फेंक सकते हो, गल जाएगा, बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन पॉलीथिन ये तो सही नहीं है ना। तो ये बेसिक ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ट्रैफिक सेंस और ये सारी चीज़ें इसमें है, यहाँ कहीं पे है। इसके बाद में लास्ट आपका टॉपिक इसमें है केस स्टडी। तो ऊपर जितनी 4 यूनिट्स हम पढ़ेंगे उसी के ऊपर हमारी 5 यूनिट होगी। केस स्टडी ऊपर के चारों टॉपिक्स पे, चारों चैप्टर्स पे होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहे हो आप लोग? कंफर्टेबल हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? मुझे ऐसा लगता है पहले समझ बन जाए, उसके बाद फिर फटाफट पढ़ेंगे हम। 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, 5 मिनट का? नहीं? ओके, ठीक है। किसी ने ओके बोला क्या? 5 मिनट का? नहीं नहीं, मैं तो 2 बजे तक पढ़ा सकती हूँ। आधा घंटा और कर लें? आधे घंटे में वाइंड अप करती हूँ उसको, ठीक है। अब देखो ये आ गया पेपर 4 का पार्ट बी। वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली उद्यमिता, अवधारणा और विकास। इसमें क्या क्या है पहले मैं हिंदी में बता दे रही हूँ। उद्यमिता की अवधारणा, महत्व, उद्यमिता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं, नवाचार का महत्व, उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण एवं व्यवसाय योजना, नए उद्यम प्रबंधन के मुख्य मुद्दे, वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां। ये क्वेश्चन एज इट इज आया था एग्जाम में, ठीक है। ये हेडिंग एज इट इज आई थी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में भारत की उद्यमिता का विकास, छोटे छोटे टॉपिक है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान, वो कौन कौन सी बॉडीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको बढ़ावा देते हैं। वापस आते हैं, पहला है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसका डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट, इसके मेन प्रिंसिपल्स, इसके मेन टाइप्स और इसका सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, ठीक है। इसके बाद सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या लक्षण होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, कैसा होगा भाई वो रिस्क ले सकता है, ठीक है। उसमें लीडरशिप स्किल होना चाहिए, नहीं तो काम कैसे कर पाएगा अगर लीडरशिप नहीं होगा तो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, रिस्क, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, मतलब फाइनेंशियल फाइनेंस मैनेजमेंट आना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद में डिसिप्लिन होना चाहिए खुद। पता चला ऑफिस खुल रहा है या फैक्ट्री खुल रही है सुबह 8 बजे और सर आ रहे हैं 4 बजे या मैडम आ रही है 4 बजे, तो ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा ना। गुड मैनेजर होना चाहिए ताकि चीज़ें मैनेज कर सके, करेक्ट। ऐसे कुछ कुछ क्वालिटीज़ होगी, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन। एक्चुअली ये एक इसी का वो है, सिम्टम में आता है इनोवेशन, तो उसको क्या किया है अलग से एक टॉपिक बना के दे दिया है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में ये सिंगल आपको एक क्वेश्चन देखने मिल जाए, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, इसमें क्या है क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, एनालिसिस, बिजनेस प्लान्स, ये हम एक एक करके देखेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू एंटरप्राइज मैनेजमेंट, चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये अलग टॉपिक हो गया। कि एक ये हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप के मैनेजमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं वो हमको देखना है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। और ये टॉपिक मेरे हिसाब से इसको यहाँ होना था जहाँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का दिया था ना, कहीं पे, कहाँ, यहीं कहीं दिया था ना, अच्छा उधर देखा था हमने, ये कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि अगर एक वुमेन अपना स्टार्टअप डाल रही है तो सबसे पहले उस पर फेथ लोगों को नहीं होता है, पता नहीं कर पाएगी कि नहीं, बीच में भाग तो नहीं जाएगी, ये तो मैरिड है, घर की जिम्मेदारी के चक्कर में काम ठीक से कर पाएगी कि नहीं, अरे ये तो रात तक रुक के काम ही नहीं कर सकती है। मतलब हमने क्या किया है, एक पूर्वाग्रह, एक प्री जुडिसाइड माइंडसेट बना के रखा है, सबके साथ ये चीज़ होती है। तो ये चैलेंजेस है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान के चलो करेजियस है, वो अपना काम करके रात में वाइंड अप करके आ रही है, तो एक सेफ्टी इशू भी है, क्योंकि अगर मान के चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रही है तो आपको पता है कि इट इज़ नॉट एज सेफ कि कोई वुमेन रात में अकेले ट्रैवल कर सके। निर्भया कांड और इस तरह की चीज़ों ने वैसे ही लोगों को डरा के रखा हुआ है, करेक्ट। मतलब उसको एक कोई साथ में चाहिए होगा, भैया चलो, दादा चलो, है ना। फिर उसके बाद भी उसका जो है जिसको कहेंगे कि दे आर लेस करेजियस देन मैन, एक ये फैक्टर में आता है, पढ़ते हम किताबों में। पर इसमें ऐसा, इसको नेगेटिव्स में ना लिया जाए। मतलब आप ये सोचिए कि सामने वाले का जो फिजियोलॉजी, पूरी बॉडी का फिजिक है, जो एक ब्रेन डेवलपमेंट है, या बचपन से जो परवरिश होती है उसका इम्पैक्ट होता है। जब एक घर में एक भाई और एक बहन बड़े होते हैं तो भाई को दिया जाता है कार खेलने और बहन को क्या दिया जाता है, डॉल। तो आपने तो पहले से ही उसको डिवाइड कर दिया। आप क्लासेस भी लगाते तो लड़के को लगा दी बॉक्सिंग क्लासेस, लड़के को लगा दी ड्राइंग क्लासेस। एक मैं इन जनरल बता रही हूँ, आजकल तो सब किक बॉक्सिंग सब सीख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जहाँ पे अगर किसी का नरिशमेंट बचपन से ऐसा हुआ है, बेटा पापा आ गए, पापा को पानी दे दो, वहीं लड़का बैठ के गेम खेल रहा है, उसको नहीं बोल रहे हो आप, क्यों, वो क्यों नहीं दे सकता पानी। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं ये पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, तो माइंड सेट वैसा है, इसमें किसी की गलती नहीं है, हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हो चुके हैं। तो अब वो जो लड़की जो बचपन से जिसको ऐसी परवरिश मिली है कि 8 बजे के पहले आप घर आ जाना, है ना, क्यों वो 10 बजे नहीं आ सकती है, क्योंकि घर वालों को चिंता है कि भाई सेफ रहना चाहिए, आप कहीं भी जाओ बेटा जल्दी आ जाओ, सेफ्टी पर्पस से। वो गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर रॉन्ग, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का फॉर्मेट ही ऐसा होता है। जब आप किसी ट्राइब कम्युनिटी को पढ़ते हो, उनमें वुमेन बहुत एम्पावर्ड दिखती हैं, ओपन मैरिज सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहीं के वहीं जो हमारी सोसाइटीज़ है वो कंजर्वेटिव एंड पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ है, तो यहाँ का सोचने का तरीका अलग होता है, इसमें किसी की गलती नहीं है ना। तो जब वो ऐसी वुमेन अगर कभी फिर भी बढ़ते हुए एक एंटरप्रेन्योर बनती है, तो कहीं ना कहीं वो जो बचपन से एक फीडिंग हुई है, तो दिमाग कहीं ना कहीं तो वैसा थोड़ा सा एज़ कंपेयर करेजियस कम होगा। जो कहने का मतलब था वो ये है, इसमें ये नहीं है कि वुमेन ख़राब है या मैन ख़राब है या सोसाइटी ख़राब है। हम तो एक
टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, है ना। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो यही सारे टॉपिक्स हैं, ये अपने आप में क्वेश्चंस इसके उठ के आ सकते हैं। ये आई थिंक इस बार 2 मार्कर में पूछा था, शायद मेंस में पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कि बिजनेस कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। एक्चुअली क्या है कि देखो, जैसे आप पीएससी में सिलेक्ट होते हो, आपको एमएसएमई मिलता है डिपार्टमेंट, या आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिलता है, या आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिलता है। आपको बेसिकली क्या करना है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं या जो उनकी डीलिंग चल रही है, आपको उसको लीड करना होगा, करेक्ट। तो उसके लिए आपकी ये समझ होनी ज़रूरी है या नहीं है, इसलिए ये सब सिलेबस में डाला गया है। पहले क्या होता था, जो ट्रेनिंग होती थी नरोन्ना में, वहाँ पे ये टॉपिक्स पढ़ाए जाते थे। अब उन्होंने ये कहा है तुम पहले ही पढ़ के आओ, यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे सिर्फ वो एक जो डिपार्टमेंट्स के हिसाब से बेसिक रहती है वो करवाएंगे। पहले प्रॉपरली पढ़ाया जाता था पूरा वहाँ पे, तो इसलिए उनने सिलेबस में ऐड कर दिया है। तो ये हो गया बिजनेस कैसे होता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। भाई आप बिजनेस खड़ा करोगे तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, ब्रांडिंग ज़रूरी है, प्रमोशन करोगे ना, मार्केटिंग ज़रूरी है, नेटवर्क खड़ा करना ज़रूरी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो क्या, सबसे पहले तो हमको ये डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट के कौन कौन से डायमेंशंस काम आते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन है या कोई लड़ाई झगड़े वाली कंडीशन है, उसमें कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी टेक्निक्स क्या होगी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में फिर दिया है ऑफ प्लूरलिटी, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी में दे दिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों यहाँ पे दिया हुआ है, बट दिया है तो पढ़ना है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी क्योंकि उसमें मैनेजमेंट लिखा है, इसलिए मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो जो आप वहाँ ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे वही है सारा, कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, फिर उसके नीचे हर स्टेट का क्या होता है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उससे नीचे फिर क्या होता है, एक और उसके नीचे का लेवल होता है ना, वो सारा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। हो गया ये सारा बता दिया मैंने आपको। इसके बाद है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, और जैसे जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वगैरह होती है ना, उसमें यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कि इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी ये पढ़ाया जाता है, कुछ कोर्सेस में भी ये है, ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो जो नेशनल डेवलपमेंट आपने उधर पढ़ा था, वो थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है कि आपकी पर्सनैलिटी का नेशन के डेवलपमेंट में क्या योगदान है। तो वहाँ जो लिखोगे वही यहाँ पे भी लिखना है, पर ये बहुत अजीब सा हेडिंग है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पर्सनैलिटी बेसिकली 2 तरह की होती है, या तो इंसान अच्छा होता है या बुरा होता है ना। अच्छा इंसान कब बनता है, जब उसका सराउंडिंग अच्छा हो। और कोई इंसान चोर क्यों बनता है, उसका सराउंडिंग चोर वाला रहता है। मान के चलो एक आईएएस ऑफिसर के घर एक बच्चा है छोटा, और एक शातिर चोर है, उसके घर एक छोटा बच्चा है। आईएएस ऑफिसर का बच्चा बचपन से क्या देख के बड़ा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, सिविल सर्विस, मतलब हाउ टू डील विद सिविलियंस, कैसे हमको काम करना है डेफिनेटली। और वो जो वैल्यूज़ बच्चों को सिखाएंगे उनकी वैल्यूज़ अलग होगी। वहीं के वहीं जो एक चोर है जो कि दिन में सोता है रात में जागता है, ठीक है। तो हमारे सोसाइटी में एक बहुत पहले एक गैंग रहने आया था। उस समय मतलब वो सोसाइटी नहीं बनी थी, तो वहाँ पे फ्लैट्स ऑक्यूपाई नहीं हुए थे, और मतलब ऊपर के 4th फ्लोर 5th फ्लोर में ये सारे फ्लैट्स खाली थे। और मुश्किल से ऐसे नहीं होता है कि जब सोसाइटी नहीं बनती है आप शिफ्ट होते तो 10-15 फैमिलीज़ ही रहने आती, 10-15 फ्लैट ही भरे हैं और बाकी पूरे खाली है। तो उनको लगा कि दिस इज़ द
सेफेस्ट प्लेस कि यहाँ पे कोई हमको देखने वाला नहीं है, और नए रहते तो कोई किसी से बात भी नहीं करता ज़्यादा, तो वो हस्बैंड वाइफ बच्चे ऐसे पूरी फैमिली थी, और दिन में सोते थे और रात में निकलते थे और 4 बजे घर वापस आते थे। तो उनके अगल बगल वालों को थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि कॉल बेल रात में 4 बजे बज रही, आवाज़ आ रही है, तब पता चला कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर जो भी जैसे भी कुछ पता चला होगा, पता तो नहीं चला, मतलब नीचे मतलब सोसाइटी में ही कंप्लेन की, उनका फिर डेटा वेटा निकलवाया, और जब तक ये सारी चीज़ प्रोसेस हो रही थी तो एक दिन पुलिस पहुंच गई घर पे पकड़ने के लिए। तो हस्बैंड वाइफ बच्चे सब गए, एवरीबडी सब इन्वॉल्व थे। तो वहाँ बच्चे क्यों इन्वॉल्व थे? क्योंकि उन्हें पोर्ट्रे किया गया कि ये अच्छी चीज़ है, कोई हाँ ब्रेन वॉश भी नहीं कहेंगे, उनका नरिशमेंट भी वैसा हुआ, समझ रहे हैं? तो पर्सनैलिटी क्या हो गई यहाँ पे, एक पर्सनैलिटी पॉजिटिव, एक पर्सनैलिटी नेगेटिव बन गई। तो हर पर्सनैलिटी के पीछे एक रीज़न होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चोर से सिंपैथी रखें या एम्पैथी रखें, गलत तो गलत होता है ना, जो भी नरिशमेंट हुआ काम तो गलत ही है। तो जो ह्यूमन राइट वाले चिल्लाते हैं कि टेररिस्ट भी इंसान होता है, वो एक्चुअली उनका कहना होता है कि उसकी गलती नहीं है, उसके सराउंडिंग की गलती है, वो उस चीज़ों को ऐसे देखते हैं। इसलिए कहते हैं टेररिस्ट को मौका दो, उसको सुधारो, वो उसको मौका दोगे तो तुम्हारे सिर पे बम फोड़ के जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हम ये चीज़ें समझेंगे। फिर कॉन्सेप्ट, अब देखो यहाँ पे पर्सनैलिटी सब समझ लेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस, जिसकी हमको सख्त ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है ना? ये पढ़ेंगे क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप सक्सेसफुल हो, सफलता की कुंजी क्या है, हम वो समझेंगे। उसके बाद में ठीक है, क्या इसमें बाधाएं आती हैं एक सक्सेस को अचीव करने में? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें अलग अलग तरह के जो फैक्टर्स काम करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये अपने आप में सारे टॉपिक्स कैसे हैं, 7 मार्कर्स हैं, ठीक है? उसके बाद लर्निंग फ्रॉम फेलियर, अपनी असफलता से कैसे सीखा जाता है। एक्सेप्टिंग फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी, अपनी असफलता को सफलता की एक सीढ़ी समझो कि अच्छा मुझसे, अगर हम इसको अपनी एग्ज़ाम पे अप्लाई करके देखें कि मान के चलो इस बार के प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 60 नंबर है, कट ऑफ जाने वाला है 80 क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो मतलब ये है कि 20 क्वेश्चन, 20 वो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर मेरी पकड़ अच्छी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, सर डाइस ही रहते हैं, हम पहुँच के इसका ए होगा कि बी होगा, क्यों? क्योंकि वो प्रिपरेशन हमारी वैसी नहीं थी, हमारे रिविजन्स वैसे नहीं थे, या हमारी समझ नहीं थी सब्जेक्ट की वैसी। तो हमको क्या करना है, हमको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, कौन कैसे पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है, सबका अपना तरीका होता है। हमको उन 20 क्वेश्चंस पे गोला मारना है जो हमको समझ में आ रहा है कि हम सुधार सकते हैं, करेक्ट? उसको नोट कर लो और उन टॉपिक्स को पक्का कर लो। अगली बार में उससे क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ी नहीं होगी। जनरली होता है वो 20 में से 10 टॉपिक फिर रिपीट होंगे, 10 से 12 टॉपिक। तो यही है कि हमारी असफलता से जो हमको सीखना है वो पढ़ना है, और उसको हमको फिर हमारी सक्सेस स्टोरी में डालना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, अब यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम, प्लानिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है? गवर्नमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुली कैसे, जैसे कि देखो बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है लेकिन कई जो है आधी रह के छूट जाती है। कोई एग्जांपल दे सकते हो? कैंपेन्स चलाए गए, ट्रू। हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे गंगा को क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारे बजट अलॉटेड किए गए, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स चलाए गए, है ना? लेकिन अभी तक की गंगा वैसे क्लीन नहीं हो पाई जैसे हम एक लेके चल रहे थे। तो कैसे, क्या वो होनी चाहिए स्ट्रेटजीज, अब वो आपको दिमाग लगाना है कि हम पर्टिकुलर किसी एक प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन में बाधाएं आती हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए और हो नहीं पा रही हैं,
और उसको क्लोज एंडेड करके हम क्या करेंगे कि इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। फिर इसके बाद अप्रोचेस एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग फॉलोइंग इश्यूज। सिविक सेंस जो मैं कह रही थी उधर, वो यहाँ टॉपिक है। सिविक सेंस मतलब कॉमन, जो आपका एक नागरिक का कर्तव्य है देश के लिए, कचरा कहीं भी मत फेंको, सिग्नल मत तोड़ो, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस नहीं करना है, रेलवे के नैपकिन को अपना समझ के घर नहीं ले जाना है। उसके बाद में स्कूल कॉलेजेस में जो लास्ट डे होता है ना, है ना, तो वो नहीं करना है, वो सिविक सेंस में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में जानबूझ के स्विच बोर्ड सारे चालू करके भाग जाना नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन, हमको हमारे इंस्टीट्यूशंस पे लॉयल्टी होना चाहिए। हाँ, क्या ये करना है? अच्छा, ये अभी हो नहीं पाया है। लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन में ये है कि जितने इंस्टीट्यूशंस है, लाइक चाहे वो कोई स्टेटरी बॉडी हो, चाहे वो कोई जुडिशरी बॉडी हो, है ना, चाहे वो हमारे मतलब जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर हमारा फेथ होना चाहिए कि यहाँ से हमें जो है हमेशा हमारा काम होगा। ये नहीं कि हम खुद ही, अरे कोर्ट में तो बहुत टाइम लगता है, लाओ हम ही हिसाब बराबर करें, उठा के 2 डंडा सामने वाले को मार दिए, हमें ये नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, आप फेथ रखिए और न्यायालय न्याय करेगा, ये सोचिए। उसके बाद में वोटर अवेयरनेस कि वोट देना है 18 साल के होने के बाद। सब लोग वोट देते हो इलेक्शंस में कि स्किप कर देते हो? देते? आप नहीं देते हो? आप? अच्छा। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, बहुत ही फालतू टाइप के टॉपिक है, इसको फटाफट अपन कर लेंगे, ठीक है, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए। जैसे भोपाल में पब्लिक बसेस की हालत बहुत ख़राब है, तो वो सुधरना चाहिए। उसके बाद में ट्रेंड टू ड्रग अब्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा, स्कूल के बच्चे तक के आजकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, आए दिन पेपर में आता है। भोपाल में ही इतने केसेस हैं, बाकी जगह की मैं क्या बात करूँ। मतलब वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, वो साइक्रेटिस्ट हैं, क्लिनिकल साइक्रेटिस्ट है, तो उनसे जब बात होते रहती है वो बताती हैं कि आज के डेट पे जो ये टीनेज बच्चे हैं, इनमें ये वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ओनली टू लुक कूल। हाँ, कूल दिखने के चक्कर में अपने पूरे फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं। अलग अलग तरह के सिंथेटिक और पता नहीं क्या क्या तरह के ड्रग्स होते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ, मतलब आई नो द लिस्ट कौन कौन से, जो हम ये पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे और इससे कैसे बचना चाहिए और इसका क्या बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। तो इसमें हमको एक्चुअली एक एक को पढ़ना पड़ेगा, इम्पैक्ट, कॉजेज़ क्या हैं उसके क्या रिपरकेशंस हो सकते हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसको हम इस टॉपिक को ऐसे कवर करेंगे कि 200 वर्ड्स के लिए मैक्सिमम, ये 200 वर्ड्स में ही हो सकता है। एडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स, जो आज की डेट में खाद्य पदार्थों में मिलावट अत्यधिक मात्रा में हो रही है। कोई भी आप चाहे केचप लेके आए, टोमेटो केचप हो या सॉसेस हो या मियोनीज हो या एनीथिंग, उसमें क्या लिखा रहता है? प्रिजर्वेटिव, एडेड कलर। रियल का फ्रूट जूस 100% ओरिजिनल में भी 1% ओरिजिनल नहीं है, होता है उसमें। जब हम उसका जो पढ़ते हैं कंपोनेंट्स में, तो आप देखोगे इतने सारे केमिकल्स हैं। स्किन प्रोडक्ट्स, उसमें लिखा रहता है क्या? मिनरल ऑयल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ मिनरल ऑयल? पाम ऑयल अलग होता है, मिनरल ऑयल का मतलब है मिनरल्स की जितनी वैरायटी है उसमें से कोई भी मिनरल, वो लेड भी हो सकता है, पारा, वो भी आपके इसमें मिक्स हो सकता है। एंड जो वुमेंस के ब्यूटी प्रोडक्ट आजकल, इवन अभी बीच में रिपोर्ट आई थी कि वुमेन ब्यूटी मार्केट से ज़्यादा ग्रोथ मेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने की है। आया था बीच में पेपर में संडे को। वाई? बिकॉज आजकल हर किसी को ग्रूमिंग करना है, करेक्ट, हर किसी को अच्छा दिखना है। तो जो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो बेसिकली वो बॉडी की इनर सेल्स तक के जाते हैं और बिंग टाइम वो बॉडी में जो कैंसर है या डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस है वो कॉज होती हैं।
सो एडल्ट्रेशन नॉट ओनली इन फूड आइटम्स एवरीवेयर, बट हमको क्या पढ़ना है, फूड आइटम्स में क्या एडल्ट्रेशन है। तो जैसे चिप्स विप्स दुनिया भर की जो भी खाने की चीज़ें आती है ना, पैक्ड फूड जो आता है वो सारा, इवन जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो भी प्योर नहीं है। इतना फर्टिलाइज़र इतना खाद डाल रहे हो, किधर जाएगा, खाने में तो रहेगा। थोड़े दिन चला, थोड़े दिन मैगी की बिक्री कम हुई, आज बैक टू ट्रैक, आ गए वापस। तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैगी का जब बैन हुआ था, आपको याद होगा कितने इमोशनल ऐड आने शुरू हुए थे मैगी के, कि बच्चा हॉस्टल जा रहा है और माँ रो रही है और बेटा कह रहा है माँ मैं मैगी बनाना सीख गया। जॉनसन एंड जॉनसन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चों के लिए वेरी हार्मफुल होते हैं। उस कभी भी अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप हिमालय यूज़ कर लो, आप नॉर्मल पॉन्ड्स का पाउडर यूज़ कर लो, दैट इज़ मच बेटर, क्योंकि उसके ग्रेन्यूल्स बड़े होते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के जो पाउडर, टेल्कम पाउडर के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो इतने फाइन होते हैं, वो स्किन में डीपली जाके फंस जाते हैं, एंड इट्स वेरी बैड फॉर स्किन, एंड उसके क्रीम्स लोशन सब बेकार है। ये देखो स्टैंडर्ड्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये चल रहे हैं, पता नहीं कैसे चल रहे हैं। बैन तो करना चाहिए पर पता नहीं क्यों नहीं है। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर मना करते हैं। जैसे मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं डॉक्टर के पास जब गई थी तो उन्होंने कहा था बिल्कुल आपको जॉनसन, आप पॉन्ड्स का पाउडर यूज़ कर लो। तो उसके बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ये सब है, हिमालय का आता है पाउडर, ये सारे ये सब चलता है आजकल, देखना हिमालय ज़्यादा चलता है, मैमे अर्थ, ये सब ठीक है। तो बात हम कहीं और पहुंच गए, बात थी मिलावट की। इसके बाद नाइट कल्चर भोपाल में मुख्यमंत्री जी ने बंद किया था। रात के कितने बजे, 10 बजे के बाद दुकानें नहीं चलेंगी ना, नहीं 11 तो ओल्ड भोपाल के लिए रखा था, और इधर अपना 10 बजे रखा था, मतलब इधर का जो एरिया अपना न्यू भोपाल वाला। बट एक टाइम के बाद क्या हुआ, सारे व्यापारी एक हो गए, क्योंकि नाइट कल्चर से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। नाइट कल्चर में इन्वॉल्व होते पब्स और क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारे इन्वॉल्व, मतलब उसमें उस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि नाइट कल्चर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है ना। और इस कल्चर से ही ये जो है ये ख़राब होता है, ये ख़राब होता है, और वो जो था ना ड्रग वाला, ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़ती है। ट्रू। इसके बाद वैल्यू बेस्ड लाइफ एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, वो इसमें हम एक पूरी लिस्ट देखेंगे इसकी। देन इसके इन सब के ऊपर में हम केस स्टडी देखेंगे। तो बेसिकली मेरा जो समझाने का था कि आपको कहानी समझ में ही करना क्या क्या है हमको। अब आप समझिए, ऐसा हमारा पेज रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए हमने पहला टॉपिक उठाया, सबसे पहले क्या है, षड दर्शन। हम षड दर्शन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले, या हम आपको उसको प्रिंटेड फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ कि जैसे हमने उठाया षड दर्शन, उसके कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो अभी तक आए हैं, और चांसेस हैं कि वही क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। कुछ क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछा होगा वो हम कवर करेंगे। तो बेसिकली हमको टॉपिक को कैसे कवर करना है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी, हर टॉपिक के आपके पास क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और उन्हीं को फिर आपको सिनॉप्सिस बना लेना है कि बेसिकली इसमें ये मेन चीज़ें पढ़नी। क्लियर। तो आप कल से जो है, एक तो वो पेजेस जो रहते हैं वो ले आइएगा। हाँ, आप लोग के पास होंगे ना मेंस वाले जो पेजेस वाली कॉपियाँ रहती है ना, वैसी कॉपी ले आइएगा। एक अलग से डायरी या पतली कॉपी ले आइएगा जिसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, इसको नोट डाउन करिएगा। और कुछ मैं होमवर्क्स दूंगी, वो आपको करके आना है। वीक में मैं एक दिन आपको एक टॉपिक दूंगी, उस पर आपको लिख के लाना है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ मैंने आपको
सैटरडे तो हिंदी क्लास रहेगी, मैं आपको फ्राइडे को दे दूँगी टॉपिक। आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन रहेगा, मंडे आप मुझे वो पेज ला के सबमिट कर दो। सो हम साथों साथ क्या करेंगे, आंसर राइटिंग निबंध लेखन की शैली को भी विकसित करेंगे, क्योंकि अच्छी हिंदी चाहिए अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, तो वो ग्रेजुअली डेवलप होगा। वीक रहती है, इसीलिए कर रहे हैं बेटा हम प्रैक्टिस, कि जैसे अगर हमने वीक में एक बार भी लिख लिया ना, शुरू में आप देख के लिखो, आई अलाउ यू कि आप देख के लिखिए। बिंग टाइम प्रैक्टिस होने के बाद फिर जब आप यहाँ टेस्ट देने आओगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली लिख पाओगे। अभी लिखोगे तो समझ में आएगा गलतियाँ कहाँ हो रही है, कैसे हो रही हैं। हाँ, तो वही तो अपने को ठीक करना है, इसलिए हमको अभी से ही लिखना है। 1 साल यूँ निकलेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही वाइंड अप करते हैं, और कल से हम शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अपने लेवल पे भी पढ़िए। जैसे सड्डदर्शन कल हम स्टार्ट करेंगे, तो सड्डदर्शन आप पढ़ के आइए, है ना, तो समझने में अच्छा रहेगा और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक। क्लास टाइमिंग मेरी तो रहेगी 11:30 से 11:30 to 1। हाँ, मुझसे पहले जस्ट अ मिनट।